हेलो हेलो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपका अपना वीर का अपने इस डॉक्टर अमित अकेडमी के ऊपर, और आपका स्वागत है इस शकुंतला बैच में। तो जो बच्चे एक बार लाइव देख रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाए, फिर अपने इस इंग्लिश के सेक्शन को अपन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आपके सामने अनाउंसमेंट की थी कि एक वीक का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश उठाएंगे। बेसिक का मतलब आपका बिल्कुल ABCD से, और आपको एक एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। कुछ बच्चों की दिक्कत क्या रहती है, वो हिंदी के रूल रटते हैं, लेकिन हिंदी के रूल रटने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, पेपर कोई भी हो आपका, SSC का हो आपका, चाहे UPSC का हो, चाहे HCS का हो, किसी भी मेथड से पेपर हो, हर पेपर को हम कवर करेंगे। और डेली के डेली में आपके जो आपके PYQ हैं वो आपके PPT के थ्रू मैं करवाऊंगा कि इस टॉपिक में इतना हमने पढ़ लिया, ये उस एग्जामिनेशन में पूछा गया था, वो हम पढ़ते चलेंगे। तो पहले मैं आपके कुछ बेसिक बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो अपनी इंग्लिश जो है बच्चे, अपनी इंग्लिश जो है अकॉर्डिंग टू कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये आपकी तीन हिस्सों में डिवाइड होती है। तीन हिस्से कौन से मैं आपको बताऊं। सबसे पहला जो होगा अपना, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे वोकेबलरी। दूसरा जो हिस्सा होगा आपका, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, दूसरा जो होगा आपका वो होगा कॉम्प्रीहेंशन। और जो तीसरा जो मेन सेक्शन जो रहेगा ना अपना, वो रहेगा ग्रामर के सेक्शन का। तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि इंग्लिश है क्या, आपने पढ़ना क्या क्या है, किस तरीके से हम अपनी चीजों को लेके चलेंगे, और आपका सिलेबस क्या है पूरा का पूरा। ठीक है, तो जो वोकेबलरी है, इसके पढ़ने के तरीके कई हो सकते हैं, आपके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे, वो कवर करेंगे अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में आप जिसको पढ़ के आए हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसी में हम कवर करेंगे। वो कवर करेंगे मेरे भाई सिनोनियम्स, इसी में हम कवर करेंगे एंटोनियम्स, और इसी में हम जो कवर करेंगे ना, वो कवर करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। नोट्स कैसे बनाएं, थोड़ा सा आप पे पेशेंस रखेंगे, एक एक चीज मैं बताऊंगा आपका कि नोट्स कैसे बनाने हैं, और आपको लर्न कैसे करना है, बुक कौन सी लेनी है, नोट्स कहाँ से आपको लेने हैं। ठीक है, तो ये वन वर्ड सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसी तरीके से आप देखोगे ना, तो इसी में एक एरिया और आता है जो आपके स्टेट एग्जामिनेशन और SSC का जो फेवरेट रहता है, जिसको हम कहेंगे स्पेलिंग टेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से आपके फ्रेजल वर्ब का नाम का एक टॉपिक और होता है, और उसको भी हम इसमें कवर करेंगे मेरे भाई। तो ये पूरा का पूरा मामला है, ये वोकेबलरी में हम कवर करेंगे। और ये कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन रहेगा, ये आपका अलग होगा, जिसमें हम आपके रीडिंग का कॉम्प्रीहेंशन इसी में हम पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे अपने क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट क्या होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे, एक दो पॉइंट और हैं, बाद में करेंगे डिस्कस। अब आते हैं ग्रामर। और जो ग्रामर है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो जो होगी, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एडवांस ग्रामर। ठीक है, एडवांस ग्रामर, इसमें आपके कौन से टॉपिक आते हैं, देखो। इसमें एक तो जो टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा टेंस का। इसी तरीके से एक टॉपिक पूछा जाता है अपना, जिसको हम कहेंगे कंडीशनल सेंटेंस। इसी तरीके से एक टॉपिक और होता है, जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मेरे भाई क्वेश्चन टैग। और एक और होगा, जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी, ये टॉपिक के हैं आपके सारे के सारे। इसी में आपके वॉइस और नरेशन, ये आपके टॉपिक रहेंगे कौन से ग्रामर में मेरे भाई, एडवांस ग्रामर में। ठीक है, आपको कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हो आप क्लास में लाइव में। ठीक है, तो एडवांस ग्रामर के ये टॉपिक रहेंगे, टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, मॉडल ऑक्सिलरी, वॉइस और नरेशन। इसी तरीके से दूसरा जो रहेगा अपना, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एलिमेंट्री ग्रामर। एलिमेंट्री ग्रामर कहोगे सर इसमें कौन से आते हैं, इसमें जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, वो सारे के सारे किस में आते हैं, इसी में आते हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं, आपके दाएं बाएं चीजों को नहीं घुमाएंगे। ये एक आइडिया सा होगा हमें कि ग्रामर को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एडवांस ग्रामर, और दूसरा कौन सा होगा, एलिमेंट्री होगा। अब स्टार्टिंग करूंगा मैं आपके सामने, वो वोकैब का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसमें भी हम देखेंगे। देखो, एक कमाल की बात मैं आपको बताऊं, एक वर्ड किसी पेपर में सिनोनियम्स में हो सकता है, वही वर्ड किसी एंटोनियम में हो सकता है, वही वर्ड किसी आपका वन वर्ड में पूछा जा सकता है। मतलब अलग अलग तरीके हो सकते हैं आपके पूछने के। तो इसी तरीके से कुछ बेसिक बातें मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूं, तो उसको और हम देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक बातें की मैं बात करूं आपके सामने, तो एक शब्द लिख रहा हूं, जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे अफिक्सेज। यहाँ से आप अपने नोट्स बनाने शुरू कर देते हो। नोट्स कैसे बनाओगे, सुनो, साथ के साथ लिखना है आपको। PNG चाहिए, मान लो आप में से कोई ऐसा कोई जॉब के ऊपर है, काम कर रहा है, तो टाइम नहीं लगता है, तो PNG मिलेगी, आप उसके प्रिंट आउट निकल कर रिवाइज कर सकते हैं। एक वर्ड लिखा आपके सामने, जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मेरे भाई अफिक्सेज कहेंगे। ठीक है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं अफिक्सेज को। और वो दो हिस्से कौन से होंगे, एक तो जो बनेगा उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे प्रीफिक्स।
कुछ बेसिक बातें वर्ड को पढ़ने से पहले, एक तो होगा आपका जिसको हम कहेंगे प्रीफिक्स, और एक जो होगा ना उसको हम क्या कहेंगे मेरे भाई, सफिक्स कहेंगे। एक तो लिखा प्रीफिक्स, दूसरा कौन सा लिखा आपके सामने, सफिक्स लिखा। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। किसी भी रूट के पहले लगने वाले जो शब्द होंगे, किसी भी रूट के पहले लगने वाले जो शब्द होंगे ना, उनको हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे, ठीक है। किसी भी रूट के पहले लगने वाले जो शब्द होंगे उसको हम प्रीफिक्स कहेंगे, और बाद में जो लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, सफिक्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मैं आपसे पूछूं ये रूट होता क्या है, बताओ कमेंट सेक्शन में एक बार। हाँ भाई, ये रूट होता क्या है, बताओ एक बार जल्दी से। हाँ, रूट होता क्या है, आप बताएंगे मेरे को रूट होता क्या है। इसके मैं बात करूं आपके सामने, तो रूट को हम कहेंगे, वो कहेंगे बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्ड। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्ड। कोई भी एक ऐसा शब्द जिसकी मूलभूत इकाई जो होगी ना, उसको हम क्या कहेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्ड हम जिसको कहेंगे, जिसको हम और हिस्सों में नहीं तोड़ सकते हो। जैसे एक वर्ड मैं आपके सामने लिखूं और इसको मैं कहूं आपके सामने इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट, आप इसको तोड़ोगे ना तो टूटेगा कैसे, इम प्लस में पेयर प्लस में मेंट। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस पेयर को आप और हिस्सों में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। मीनिंग क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डमीज हो जाएगा, ठीक है। तो पेयर जो है इसको हम कहेंगे रूट, और इसके पहले लगा इसको हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स, और इसको हम क्या बोल देंगे, सफिक्स बोल देंगे। तो पहला जो मेथड जो होगा वो हम देखेंगे रूट मेथड के आधार पर अपने वोकैब को, दुनिया भर के वर्ड चाहे कितने भी उठा सकते हो। जैसे एक वर्ड लिखा आपके सामने, इसको हम कहेंगे डिसलॉयलिटी। तोड़ोगे तो किस में टूटेगा आपका, डिस प्लस में लोयल प्लस में ईटी, ठीक है। इस प्लस में लोयल प्लस में ईटी। तो लोयल जो है वो काम करेगा किसका, रूट का। रूट के पहले जो लिखा आपके सामने प्रीफिक्स, और इसके बाद में क्या कहोगे, सफिक्स कहोगे। आई समझिए, तो आपकी कुछ बेसिक बातें थी। अब हम आपको एक बार वापस लेके चलो वोकैब में। हम शुरुआत करेंगे वन वर्ड से, साथ में आपके कैप्सूल के आधार पर, डेली का कैप्सूल होगा, कैप्सूल नंबर 1 2 3, उसमें पीवाईक्यू भी होंगे मेंशन कर रखे हैं आपके, वन वर्ड भी होंगे आपके, स्पेलिंग टेस्ट भी होगा, प्लस में अलग से कंटेंट भी हम डिस्कस करते चलेंगे वो कैब का। और कैप्सूल में भी मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, पेपर में जब आपको कोई वर्ड नहीं आता होगा तो उसको खुद से स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, ठीक है, उनको हम लेके चलेंगे। तो अगली हेडिंग जो आप अपनी नोटबुक में लिखोगे ना, वो लिखोगे आप इसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। कैप्सूल जो आपके सामने पेश है अपने शकुंतला बैच का, ठीक है, ये आपके सामने पूरा का पूरा पीपीटी आपके सामने पेश है, और इसमें कुछ वर्ड की लिस्ट टाइप वाइज आपके सामने लिख रखे हैं। और इसमें आपके सामने कैप्सूल नंबर 1 की मैं बात करूं, कैप्सूल नंबर 1 की मैं बात करूं, तो इसमें कुछ रूट वर्ड जो होंगे ना वो साथ के साथ लिखने हैं आप लोगों ने, ठीक है। रूट वर्ड जो होंगे वो साथ के साथ लिखने हैं आपने, ये नहीं कि दाएं बाएं लिखते चलोगे आप, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा इसको अच्छा कर लेता हूँ, चलो हो गया। अब एक रूट लिखोगे, इसमें हेडिंग जो लिखोगे ना नोटबुक में, वो लिखोगे आप साथ के साथ रूट वर्ड्स, ठीक है। साथ के साथ आप हेडिंग जो लिखेंगे वो लिखेंगे मेरे भाई रूट वर्ड्स लिखेंगे। जो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाओ, ठीक है। लगभग 11-12 बच्चे देख रहे हैं। इसमें हम जो कैप्सूल के आधार पर पूरा का पूरा डिवाइड कर रखा है। और एक कमाल की बात और मैं आपको बता दूं, इसमें हम वो तरीके पढ़ेंगे आपके जो सेकंड्स में आंसर निकाल देंगे आपके। पीवाईक्यू भी हमने कवर कर रखे हैं कैप्सूल 1। रूट वर्ड्स की मैं बात करूं आपके सामने, तो एक याद रखना कि पूरी इंग्लिश में कोई भी वर्ड हो जिसमें आपके सामने क्रेसी लिखा मिले, क्या लिखा मिले मेरे भाई, क्रेसी। क्रेसी की मैं बात करूं तो इसको हम कहेंगे, हिंदी में तो कहोगे वो कहोगे शासन, और इंग्लिश में कहोगे ना वो आप इसको गवर्नमेंट बोल सकते हो। और जिस भी वर्ड में आपका आर के लिखा मिले तो उसको हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे तंत्र। क्या कहेंगे हम, तंत्र कहोगे। सर ये लोकतंत्र क्या होता है, रूट वर्ड से रिलेट कैसे करोगे। सपोज करो उसने आपके सामने कोई भी वर्ड पूछा, और उसने वर्ड पूछ लिया आपके सामने मिज एंथ्रोपी, मिजो एंथ्रोपी नहीं मिजोगाइनिस्ट। सपोज करो उसने एक वर्ड पूछ लिया आपसे, वो पूछ लिया मिजोगाइनिस्ट, इसको रिलेट कैसे करोगे, और आपको पेपर में नहीं आता है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि जिस भी वर्ड में आपके सामने मिज लिखा मिले तो मिज का मीनिंग क्या निकलेगा, घृणा करना। ये पूरी इंग्लिश में रूट वर्ड कहीं पर भी लिखा मिले इनका ये मीनिंग निकलेगा, चाहे आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे स्टेट एग्जामिनेशन हो, 10th लेवल का हो, +2 का हो, चाहे आपके ग्रेजुएशन लेवल का हो।
ठीक है, तो मिज का मीनिंग निकलेगा घृणा, और जिस भी शब्द में आपका GYN लिखा होगा ना, तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा अपना, वो निकलेगा स्त्री निकलेगा। ठीक है, और जिस भी वर्ड के लास्ट में, एक कमाल की बात मैं आपको बताऊं, जिस भी वर्ड के लास्ट में आपका IST लिखा होगा ना, तो वो बात करेगा, वो किसकी बात करेगा, पर्सन की बात करेगा। ठीक है, वो बात किसके करेगा, पर्सन की बात करेगा। मान लो पेपर में ये आ गया, आपको वर्ड नहीं आता तो क्या करोगे, कुछ नहीं, इसको तोड़ो हिस्सों में। एक तो आपके सामने जैसे मिज, एक मिनट रुक जाओ भाई, शायद ये नाराज हो गया बोर्ड भी। मिज प्लस में आपके सामने O, प्लस में आपके सामने GYN, प्लस में IST। 2 सेकंड का वेट करो, खुल जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, यस, अपन यहाँ थे। चलो ये खुल गया। देखो मान लो आपके सामने रूट वर्ड हम बता रहे थे, कुछ रूट की लिस्ट तैयार कर रहे थे, कोई नहीं, दोबारा हम तैयार कर देते हैं एक बार। खुल जा भाई, खुल जा। पहले दिन ये तो नाराज हो गया है ना। प्रद्युमन, गुड आफ्टरनून भाई। खोल रहे हैं प्रद्युमन, रुको एक बार, आप थोड़ा पेशेंस तो रखो यार। हाँ, चलो कुछ रूट की हम लिस्ट तैयार कर रहे थे, दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मान लो आपके सामने वो लिख के दे दे, वो लिख के दे दे मिजोगाइनिस्ट। ठीक है, उसने आपके सामने लिख के दिया, वो लिख के दिया मिजोगाइनिस्ट। ये वर्ड आपको नहीं आता तो इसको आप कैसे तोड़ोगे। सबसे पहले आपने लिखा, वो लिखा मिज, और मिज के बाद में आप जो लिखोगे ना, वो लिखोगे आप इसी में O, और O के बाद में क्या लिखोगे आप, GYN, और यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, IST। इसी तरीके से आप तोड़ोगे। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में प्रद्युमन। अभी फिलहाल अपनी क्लास है, बैच की, इसको एंजॉय करो और मेरे को ही पढ़ाने दो आप, ठीक है ना। चलो, ये आपके सामने मिज प्लस में O, प्लस में GYN, प्लस में IST। आपको बताया था कि जिस भी वर्ड में मिज लिखा मिले उसका मीनिंग क्या निकलेगा, घृणा करना। और जिस भी वर्ड में आपका GYN लिखा मिले उसका मीनिंग क्या बताया था आपका, स्त्री, जिसको हम कहेंगे। किसी भी वर्ड में लिखा मिले यही मीनिंग निकलेगा। आपने तोड़ा तो मिज का मीनिंग क्या बताया आपने, हेट, नफरत करना, हेट्स। जिस भी वर्ड को तोड़ो ओ लिखा मिले तो उसको क्या कहोगे आप, ऑफ कहोगे। और GYN का मीनिंग क्या बताया था आपको, वीमेन, स्त्री, जिसको आप कहोगे। और IST का हमने क्या कहा था, ए पर्सन। ए पर्सन नहीं तो इसी को आप क्या कह सकते हो, वन हु कह सकते हो। इसी को आप ए पर्सन, ए पर्सन नहीं ना, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, वन हु बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट तैयार होगी, ए पर्सन हु, वन हु एट्स ऑफ ए मैरिज, उसको हम क्या कहेंगे। ये तो भाई कुछ ज्यादा गड़बड़ करने लगा। हाँ, दिक्कत आती है, ठीक कह रहे हो आप पूरी। कोई नहीं, मैं आपको वैसे एक बार बोर्ड के ऊपर समझा देता हूँ, है ना, फिर आपको इनको भी दिक्कत नहीं आएगी। 1 सेकंड बच्चे। सिस्टम हैंग नहीं हुआ है भाई, सिस्टम को तो खोल दिया है, ठीक है। एक बच्चा कहता है सिस्टम हैंग हो गया जी। चलो, इसी में देख लेते हैं आपके सामने। देखो अब ध्यान से, मान लो वो आपके सामने कोई भी वर्ड लिख के देते, जैसे हमने आपके सामने लिख के देते फिलांथ्रोपिस्ट। मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, फिलांथ्रोपिस्ट, हमें पता है रूट वर्ड की लिस्ट हम तैयार करते हैं। जिस भी वर्ड में PHIL लिखा होगा तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, प्यार। और एंथ्रो का मीनिंग क्या निकलेगा मेरे भाई, मानव, जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, मानव, जिसको कहेंगे। IST का मीनिंग क्या बताया आपको, पर्सन। तो इसको तोड़ोगे ना तो फिल प्लस में एंथ्रो, प्लस में आप क्या लिख दोगे, P, प्लस में IST। अरे ऐसे ही तो तोड़ोगे आप, ऐसे ही तो तोड़ोगे। मीज का फिल का मीनिंग क्या बताया था आपका,
प्यार करना किसी से, लव। एंथ्रो का मतलब क्या बताया था, मानव, या आप इसी को मैनकाइंड बोल सकते हो, ठीक है, इसी को मानव या इसी को क्या बोल सकते हो, मैनकाइंड। और आईएसटी की मैं बात करूं तो इसको हम क्या कहेंगे, ए पर्सन, या इसी को क्या बोल सकते हो, वन हु बोल सकते हो। स्टेटमेंट आपके सामने तैयार होगी, ए पर्सन वन हु लव्स ऑफ ए मैनकाइंड, उसको हम क्या बोल देंगे, फिलांथ्रोपिस्ट बोल देंगे। और पेपर में इसका कई बार उल्टा पूछा गया है, और उल्टा इसका पेपर में पूछा जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिस एंथ्रोपी, ठीक है। आपको ये रूट वर्ड याद हो जाएंगे। स्पेशल जो पर्सनल नोट्स है वो मैं आपके एक दिन डेमो क्लास में आपको दिखा दूंगा, रूट वर्ड का पूरा उसमें आप देख लेना, ठीक है। मिस एंथ्रोपी, तो मिस का मीनिंग क्या बताया, अभी अभी आपके सामने घृणा करना। एंथ्रो का मतलब क्या बताया, मानव, जो मानव जाति से नफरत करता होगा उसको हम क्या कहेंगे, मिस एंथ्रोपी कहेंगे। इसका उल्टा पूछ लिया, नहीं पूछ लिया, बिल्कुल पूछ लिया। अब दो रूट और याद रखने हैं आपने, जिस भी वर्ड में क्रेसी लिखा मिले तो उसको हम क्या कहेंगे, शासन। और जिस भी वर्ड में आपका आर की लिखा होगा ना तो उसको हम क्या कहेंगे, तंत्र कहेंगे, ठीक है। आर की का मीनिंग क्या होगा, तंत्र होगा। अब हम आपको अपनी उस पीपीटी के ऊपर लेके चलता हूँ और वहां से अपने आंसर्स हम जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पीवाईक्यू में किस तरीके से पूछे जाते हैं। वीडियो रुक रुक के कैसे चल रही है, कोई नहीं, मैं एक बार टेक्निकल टीम को इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। चलो, इसमें ये आ गया आपके सामने, ये रूट वर्ड है आपके सामने। रूट वर्ड के आधार पर कैप्सूल नंबर 1 है, और इसमें टाइप जो हेडिंग जो लिखोगे ना, मेंशन जो लिखोगे वो लिखोगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। मैं आपको पहले टाइप वाइज कराऊंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको एक्सपर्ट बनाना, और एक्सपर्ट बनाना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा, और उसके साथ साथ में आपको जो करवा रहा हूँ पढ़ना होगा। इसमें लिखोगे, वो लिखोगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें जो लिखोगे ना आप, वो लिखोगे आप टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, GOVERNMENT। सरकार के कुछ तरीके होते हैं जो आपके उसमें पूछे जाते हैं। इसमें है ना संजय, वीडियो रुक रुक के चल रही है, चेक करना आप एक बार। हेलो, ठीक है। इसमें आपके जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये हेडिंग लिख लोगे। अच्छा, एक वर्ड लिख रखा है आपके सामने एक नंबर पे, इसको जहां मैं बोलूं वहां पर बोल के देखो, आप भी बोलना चाहो तो बोल सकते हो साथ के साथ। ब्यूरोक्रेसी, क्या बोलेंगे इसको हम, ब्यूरोक्रेसी। इसमें पहली बात तो ये वो वर्ड है जो आपका स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है, 4 स्पेलिंग देगा जिसमें से एक गलत और एक ठीक हो सकती है। इसमें ब्यूरोक्रेसी, आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस भी वर्ड में क्रेसी लिखा होगा उसको हम क्या कहेंगे, शासन कहेंगे, यानी गवर्नमेंट कहेंगे। तो हमें पता चल गया, जो ऑफिशियल्स जो होंगे ना, जो नौकर होंगे और उनका शासन आ जाए तो उनको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। रूल बाई ऑफिशियल्स जिसको हम कहेंगे ब्यूरोक्रेसी। आगे आपके सामने लिख रखा है, इसको बोलकर देखना क्या लिख रखा है आपके सामने, शाबाश बोलियो एक बार। इसको अनारकली नहीं, इसको अनारकली नहीं, इसको हम बोलेंगे अनारकी। क्या बोलेंगे बच्चों, अनारकी बोलेंगे, ठीक है। और एक बात और याद रखना, जिस भी वर्ड के पहले एन आ जाए तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, नेगेटिव। क्या निकलेगा आपका, नेगेटिव। और अनारकी को हम कहेंगे, वो कहेंगे एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी शासन ना हो, अराजकता, वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट इज नोन एज अनारकी। अब आप में से कोईगा, गुरुदेव गुरुदेव ये बताओ पेपर में सवाल कैसे आएगा, ठीक बात है, पेपर में सवाल कैसे आएंगे। तो पेपर में आपके सामने जो सवाल आएंगे वो आपके सामने पता है क्या करेगा, वो आपके सामने स्टेटमेंट लिख देगा इनमें से कोई भी, और ऑप्शन दे देगा वो कोई भी 4। कुछ नहीं करना पेपर में, आपने वनडे एग्जामिनेशन में सिर्फ आपने क्या करना है कि टिक करना है, ठीक है। आगे लिख रखा प्लूटोक्रेसी। अब एक काम करना बच्चे, एक मेहनत आपने करनी पड़ेगी, रूट की लिस्ट अपनी नोटबुक में साथ के साथ तैयार करते चलो, ठीक है ना। रूट की लिस्ट साथ के साथ तैयार करते चलो, ज्यादा नहीं, 80-90 रूट वर्ड है, पूरी वोकैब कवर हो जाएगी। सिनोनियम्स भी, एंटोनियम्स भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी, ठीक है। जिस भी वर्ड में आपका प्लूटो शब्द लिखा मिले, क्या लिखा मिले आपका, प्लूटो, तो प्लूटो का मीनिंग जो निकलेगा ना वो निकलेगा धनी। धनी यानी जिसको हम क्या कहेंगे, अमीर, रिच जिसको हम कहेंगे। और क्रेसी का मीनिंग क्या बताया था, शासन। वर्ड को तोड़ना सीखो, प्लूटो का मीनिंग क्या होगा, धनी होगा, ठीक है। और क्रेसी का मीनिंग क्या होगा, शासन। प्लूटोक्रेसी को हम क्या कहेंगे, रूल बाई रिच। अमीर लोगों का जो शासन होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, रूल बाई रिच कहेंगे। अगला लिख रखा है एरिस्टोक्रेसी, इसको ट्रिपल स्टार लगा लेना, जिस भी वर्ड के ट्रिपल स्टार लगा लूं दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। वो पेपर में मोस्ट रिपीटेड आपका वर्ड होगा, ठीक है। ये आपका HSSC ने भी पूछा, SSC ने भी पूछा, इवन आपकी HCS ने भी पूछ रखा है, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी, क्रेसी का मीनिंग क्या होता है आपका, शासन जिसको हम कहेंगे। और ऊंचे दर्जे का जो शासन जो होगा ना, कुलीन तंत्र हिंदी में जिसको कहोगे, कुलीन तंत्र, उसको हम क्या कहेंगे, एरिस्टोक्रेसी। रूल बाय द नोबल क्लास इज नोन एज एरिस्टोक्रेसी। आगे देखोगे ना आप इसमें वो लिख रखा है ओलिगार्की, ठीक है।
ओलिगार्की की मैं बात करूं तो आर्की का मीनिंग हमने थोड़ी देर पहले समझा था, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्की का मीनिंग क्या समझा था, तंत्र, तंत्र यानी लोकतंत्र जिसको हम कहेंगे। और जिस भी वर्ड में आपका ओलिग लिखा मिले तो इसका मीनिंग जो होगा इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे अल्प। अल्प का मतलब क्या निकलता है, जिसको हम क्या कहेंगे, कम कहेंगे। ओलिग का मतलब कम और आर्की का मतलब तंत्र। कम लोगों का शासन जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, ओलिगार्की कहेंगे। रूल बाई फ्यू पीपल, उसको हम कहेंगे ओलिगार्की। मोनार्की ये भी अच्छा वर्ड है। अब कुछ रूट की लिस्ट में आपके सामने तैयार कर रहा हूं, समझना। जिस भी वर्ड में मोनो लिखा मिले तो मोनो का मीनिंग क्या होगा, एक, और बाई का मीनिंग क्या होगा, दो। मैं बोल बोल के बता रहा हूं, समझना। ट्राई का मीनिंग क्या होगा, तीन। कवेड का मीनिंग क्या होगा, चार। एक रूट होता है जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे QUAD। कवेड का मीनिंग क्या होगा आपका, चार, चार होगा आपका। परसों CSIR का एग्जामिनेशन था, एक CRRI न्यू दिल्ली का, उसके एग्जामिनेशन में एक वर्ड पूछा गया था। मैं आपके सामने वन वर्ड की मैं बात करूं जिसको हम कहेंगे कवेड रूप्ड। क्या लिखा आपके सामने, कवेड रूप्ड। कवेड का मीनिंग क्या होता है, चार, और रूप्ड का मतलब जो होता है ना, वो होता है पैर वाला। चार पैरों वाला जो जानवर जो होगा, चौपाया जिसको हम कहेंगे, जिसके चार पैरों, उसको हम क्या कहेंगे, कवेड रूप्ड कहेंगे। फोर फुटेड एनिमल, क्या कहेंगे इसको हम, फोर फुटेड एनिमल जिसको हम कहेंगे, ठीक है। और पेंटा का मीनिंग होगा पांच, एक्जा छह, सेप्ट सात, ओक्ट आठ, नैनो नौ, डेक को क्या कहेंगे, 10 कहेंगे। 11 के लिए इंग्लिश में रूट वर्ड नहीं होता। और पीको, अगला जो वर्ड है आपके सामने पीको, और पीको का मतलब क्या हो जाएगा, 12 जिसको हम कहेंगे, ठीक है। 12 से अधिक संख्या हो जाए ना तो उसके लिए यूज करते हैं किसका, पोली। और पोली का मीनिंग क्या निकलेगा, मैनी। हिंदी में जिसको कहोगे वो कहोगे बहुत, जिसको हम कहेंगे, ठीक है। तो आपके सामने मोनार्की का मीनिंग क्या होगा, एक तंत्र जिसमें एक राजा या रानी शासन करता होगा ना, लोकतंत्र नहीं, इसको कहोगे राजतंत्र। क्या कहेंगे इसको हम, राजतंत्र। और राजतंत्र में एक तो राजा शासन करता है या एक रानी शासन करती है, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मोनार्की। ऑटोक्रेसी, दो तीन रूट वर्ड और बता रहा हूं, सुनना बात ध्यान से। जिस भी वर्ड में AUTO लिखा मिले, AUTO, तो ऑटो का मीनिंग निकलेगा स्वयं। क्या निकलेगा आपका, स्वयं यानी सेल्फ, खुद जिसको हम कहेंगे। और खुद का शासन आ जाए तो क्या करोगे, तानाशाही। और ऑटोक्रेसी को हम क्या कहेंगे, तानाशाही। क्या कहेंगे मेरे भाई, तानाशाही। रूल बाय ए सिंगल पर्सन जिसको हम कहेंगे। और एक वर्ड और लिखेंगे जिसको हम कहेंगे थियो। और थियो का मतलब क्या निकलता है, भगवान। थियो को हम क्या कहेंगे मेरे भाई, भगवान कहेंगे। और थियोक्रेसी को हम कहेंगे रूल बाय द रिलीजियस लीडर्स, धर्मतंत्र। क्या कहेंगे, धर्मतंत्र। एसएससी का अभी जो लास्ट में एग्जाम जो हुआ था, CGL के एग्जामिनेशन में एक वर्ड पूछा गया था, थियोलॉजी। थियोलॉजी, लॉजी क्या होगा, अध्ययन करना, टू स्टडी। और लॉजिस्ट कौन हो जाता है आपका, स्पेशलिस्ट हो जाता है। थियोलॉजी को हम कहेंगे स्टडी ऑफ रिलीजन, स्टडी ऑफ रिलीजन इसको हम कहेंगे, ठीक है। थियोक्रेसी क्या हो जाएगा, रूल बाय द रिलीजियस लीडर। आगे लिख रखा इंपीरियलिज्म, इसको हम कहेंगे अमीर लोगों का शासन जो होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, इंपीरियलिज्म कहेंगे, ठीक है। इंपीरियलिज्म लिख लिया हो तो चलो आगे, ठीक है। इसमें प्लूटोक्रेसी बोलो आप, इसमें एरिस्टोक्रेसी और इसमें, बिल्कुल। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें तो मान लो, एक तो आपके सामने में जिक्र करूं, एक तो कास्टिज्म चलता है। मान लो एक तो जर्नल का बंदा है और एक SC ST का बंदा है, और जर्नल का शासन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नोबल क्रेसी हो जाएगा आपका। नोबल क्रेसी बोलो या उसी को आप अरिस्टोक्रेसी बोल सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इंपीरियलिज्म में क्या हो जाएगा, सिर्फ अमीर लोग, उसमें कोई भी कैटेगरी का हो सकता है, वो आपका किसी जनजाति से हो सकता है, किसी SC ST OBC जर्नल से हो सकता है। आई समझ बात, इसमें कोई भी हो सकता है इस, हाँ इसमें रूल बाय रिच, इसमें रूल बाय रिच पीपल्स। इसमें एक वर्ड आया कौन सा अपना, पीपल्स। पीपल्स का मतलब, पहली बात तो पीपल खुद प्लूरल वर्ड होता है, इसका प्लूरल नहीं बनाते, बनाते भी हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और इसका मीनिंग क्या होगा, मान लो वो लोग जो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, समझ गए, दो चार ऑस्ट्रेलिया के, दो चार कनाडा के, दो चार कहीं के, और इसमें सिर्फ एक देश के लोग होंगे। समझ में आएगी बात यहाँ तक, ठीक है। जैसे फिश होता है, फिशेज होता है, ठीक है। परिणाम भाई अंकित, चलो आगे चलते हैं। इसमें आपके सामने लिख रखे हैं दो तीन वर्ड हो रहे हैं, इसको हम देख लेते हैं। एक तो आपके सामने जो लिख रखा आगे सोशलिज्म, ये अपने इंडिया में भी ये सोशलिज्म आपको पता है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते होंगे ना, उसको हम क्या कहेंगे, सोशलिज्म कहेंगे। लेकिन कम्युनिज्म की मैं बात करूं, जिसमें गवर्नमेंट के सारे बिजनेस होंगे, जैसे चाइना होगा, सारे के सारे गवर्नमेंट के। कैपिटलिज्म, इसका एग्जाम्पल उठाना चाहो तो USA अमेरिका हो गया। जो आपके आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक सिस्टम किसके ऊपर होगा, पूरा का पूरा
प्राइवेट ऑनरशिप के ऊपर होगा। ठीक है, आगे लिख रखा है स्पेलिंग टेस्ट, ये बहुत अच्छा एरिया होता है और बच्चा काफी मतलब दिक्कत भी पैदा करता है। अच्छा एक बात बताओ, कमेंट सेक्शन में है ना तुम एक स्पेलिंग लिख दो, और स्पेलिंग भी कौन किसकी लिखोगे, डेफिनेटली की। और ये भी आपके जो 17 को एग्जाम हुआ था CSIR का, एक बच्चा दे के आया था, वो बता रहा था डेफिनेटली की स्पेलिंग लिख दो। आने दो कमेंट सेक्शन में भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश। फिर आगे चलते, आने दो कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली की स्पेलिंग लिख दो। ठीक है, और फिर इनमें ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो ठीक है टाइप करके आप भेज दो, जो जो आंसर आपके। डेमो चलेगा 1 वीक। ठीक है, फीस नाम मात्र अपने बैच की सिर्फ 5,999 है। ठीक है ना, 999 तो बहुत ज्यादा हो जाएगी 599 आपकी फीस है। ठीक है बच्चे, डेफिनेटली अंकित भाई साहब का आंसर आ चुका है, लिख दिया होगा आपने। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चों की यही स्पेलिंग होगी। ठीक है, ठीक है, हाँ भाई यही है स्पेलिंग आपकी, है ना, यही है ना आपकी स्पेलिंग, दोनों की यही है। हाँ, वैसे गलत है ये स्पेलिंग ये स्पेलिंग गलत है आपकी, है ना अंकित बाबू, गलत है ना। तनु, गुड मॉर्निंग तनु। बिल्कुल बिल्कुल ठीक जो लिखोगे, DEFINITELY, डेफिनेटली ये आपके CSIR के एग्जामिनेशन में पूछी गई थी। ठीक है, आगे आपके सामने लिख रखा है सुपर इंटेंडेंट, इनके बता दो कौन सी है। 4 ऑप्शंस दे रखे और इसमें से हमें बतानी है ठीक स्पेलिंग कौन सी है। गिवन 4 ऑप्शन है, इनको आप बता दो। ठीक है, जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं, कुछ नहीं करना, आपकी डेली स्पेलिंग जो होंगी, आपकी नोट्स जो बना रहे हो, ठीक है, सपोज करो आप ऐसे नोट्स बना रहे हो, मान लो आपकी नोटबुक है और इसके ऊपर जो जगह होगी ना, जो आपको जगह दिख रही है, इसके ऊपर डेली को स्पेलिंग लिख लो आप, वो रेगुलर वे में याद भी रहेंगे आप, तो फिर ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, ये भी आपके मोस्ट रिपीटेड है, कौन सी ठीक होगी। हाँ भाई तन्नू, अंकित, ये नाम बताया करो यार, HY की 1771, ये क्या नाम लो आपके सामने। अच्छा ये बताओ, क्या ये हो सकते है, याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं, सुपर सुपर, इन टेन टेन डेंट। ठीक है, सुपर इंटेंडेंट, सुपर इंटेंडेंट, ठीक जो होगी वो कौन सी होगी अपनी, फर्स्ट होगी। ठीक जो होगी वो कौन सी होगी, फर्स्ट होगी। ठीक है, इसमें से बतानी है इनकरेक्ट जो है, इनकरेक्ट जो स्पेलिंग है वो बता दो कौन सी गलत है इसमें से, शाबाश। इनमें से कौन सी गलत स्पेलिंग है वो बता दो आप, बता दो कौन सी गलत है इसमें से। और इसमें से एक नहीं, 2 स्पेलिंग भी गलत हो सकती है आपकी। ठीक है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, बता दो जल्दी से इनमें से कौन सी है। शाबाश, क्या आपकी प्रिविलेज की सही है। हाँ भाई, क्या ये प्रिविलेज की सही है, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, अकोमोडेट, इसको स्टार लगा लेना, ये कई बार पेपर में पूछी गई है, DCM आएगा इसमें। मिलेनियम की स्पेलिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसमें, मिसचेवियस, ये स्पेलिंग गलत है आपकी। ठीक है, ठीक लिख के बता दो, ठीक लिख के बता दो। हाँ भाई ठीक लिख के बता दो कौन सी है, PRIVILEG, ठीक तो है अंकित बाबू, ठीक तो है। इसमें ठीक लिख के बता दो क्या होगी। हाँ भाई, इसमें आएगा नहीं, क्या नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, आई समझ बात, आई नहीं आएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, MISCHIEVOUS, मिसचेवियस। ठीक है, आगे हम आपको लेके चलो, इसमें आपके सामने, इसमें भी इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो बतानी है। इसमें लिख रखा है आपके सामने टेम्परामेंट, इसका मतलब होता है आपका स्वभाव जो होगा ना, उसको हम कहेंगे टेम्परेंट। आगे लिख रखा है पर्टिनेंट रेटिसेंट, रेटिसेंट क्या होगा आपका, अल्पभाषी होगा, पेपर में इसका एंटोनियम पूछा जाता है, और जिसको हम कहेंगे वो कहेंगे टाकेटिव। क्या कहेंगे मेरे भाई, टाकेटिव कहेंगे। स्पेलिंग गलत कौन सी हो जाएगी, इमिनेंट, और ठीक लिखोगे तो क्या कौन सी हो जाएगी, इमिनेंट हो जाएगी, ये स्पेलिंग ठीक होगी। आई समझ बात, इसमें भी गलत बताओ कौन सी है। ये आपका सीपीयू के एग्जामिनेशन का रिसेंटली एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें से उठा के दी गई नीचे, इसमें से गलत कौन सी है आप बताओ। ठीक है, इसमें से गलत कौन सी है, क्या कवरल सम गलत है, आपने कहा सर नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं क्या बवाइनी गलत है, आपने कहा नहीं। इसको एक बार प्रोनाउंसिएट करके देखें, जहां आप बैठे हैं इसको आप प्रोनाउंसिएट करके देखें, बिल्कुल तन्नू बिल्कुल सही है, प्रोनाउंसिएट करके देखो क्या लिख रखा है आपके सामने। हाँ भाई, आप बोलोगे इक्लेसियास्टिकल, बोलो एक बार, इक्लेसियास्टिकल, ये इसका मीनिंग क्या होता है, गिरिजागर। ठीक है, ये किसी पूजा से रिलेटेड होती है आपकी। और इसमें गलत कौन सी होगी, क्लेमेटियस, इसमें भी क्या नहीं आएगा अपना, आई नहीं आएगा। आई समझ बात, क्या नहीं आएगा अपना, आई नहीं आएगा। ये पेपर में पूछी जाती है। आगे जो लिख रखा है ना, ये आपका रिसेंटली सीपीओ के एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2023 में। इसमें क्या कर, आजकल एसएससी जो स्पेशल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उसको इसी पैटर्न के ऊपर उतरना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना इस बात का। इसमें आप देखोगे ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से पूछ रहे हैं कि गलत कौन सी है। ठीक है ना, देखो आपने पूरा पढ़ना पड़ेगा, और इनमें से गलत कौन सी है बताओ आप, इनमें से शाबाश, गलत कौन सी है बताओ।
ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या क्रेजियस की स्पेलिंग गलत? आपने कहा सर सही है। क्या र्यून्स की स्पेलिंग सही है? टेस्टिमोनी बिल्कुल सही है। तो गलत किसकी होगी? ग्रांड की। और इसकी स्पेलिंग लिखोगे GRANDEUR, ये कहना बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना छोटी छोटी बातें। हाँ तनु, ऑफलाइन भी है क्लासेस, ऑफलाइन भी। मेरे से कैमरा नहीं घूमता, नहीं तो घुमा के दिखा देता मैं। ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक। ठीक है, आगे देखो। आगे मैं आपको लेके चलूं इसी में मेरे भाई। अरे चल भाई, चल चल जल्दी चल। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये PYQ आपके सामने। ठीक है, ये PYQ है आपके सामने, और बाकी ये PPT भी आपको मिल जाएगी डॉक्टर अमित अकेडमी के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक है, बिल्कुल ट्रिक है अंकित भाई, थोड़ा पेशेंस रखो, करवाएंगे सब कुछ। ये तो आपका डेमो फर्स्ट है, एक बार 7 तक पहुंचने दो, आपको भी पता चल जाएगा, ट्रिक भी बताएंगे आपको एक एक। ठीक है, इसमें आपके सामने लिख रखा ब्लैक एंड व्हाइट, ये सारी पेपर में पूछी गई हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है रिटन फॉर्म जो होगी ना, इन राइटिंग पेपर में इस तरीके से आते हैं इडियम्स, देख लो पेपर में कैसे आपने सोल्यूशन निकालना है, रटने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होगा इन राइटिंग। डीप वाटर का मतलब क्या होगा? गहराई में चले जाते हो, बहुत ज्यादा गहराई के साथ साथ में डीप थॉट में चले जाते हो, इन डीप थॉट। ये स्पेलिंग जो है ना डिलेमा, ये स्पेलिंग टेस्ट में पूछी जाती है, डिलेमा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो क्या लिख रखा है आपके सामने इसी में। ए पीस ऑफ केक, कोई इतना आसान काम जिसको हर कोई कर सकता है। पीस ऑफ केक का मतलब क्या निकलेगा? ए वेरी इजी टास्क, जिसको हम कहेंगे एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स। इसका मीनिंग बताओ क्या होगा भाई? ठीक है, आपने कोई छोटा बच्चा देखा है पड़ोस में? हाँ, पड़ोस में कोई छोटा बच्चा, नहीं तो कोई बहू देखी है पड़ोस में? सर हमारा काम ही बहू देखने का है ना। पड़ोस में तो आपने देखा होगा, तो छोटा बच्चा होता है उस बहू के। ठीक है, आपकी जो भी भाभी चाची ताई लगती है, और वो कुछ ऐसी बात करेगा कि आपने कोई भी कांड कर दिया तो जाके बताएगा मम्मी मम्मी, उस चाचा ने ये कर दिया। वो चाचा चैटिंग पे लगी हुई थी, किसके साथ लगी हुई थी ये नहीं बताएंगे, है ना। तो ऐसा कांड कर दे तो समझदारी बातें करता है। यंग पर्सन हु एक्ट्स और स्पीक्स लाइक एन ओल्डर पर्सन, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखो क्या लिख रखे हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, हल्की ईडियम जरूर है लेकिन पेपर में कई बार पूछी गई है। ठीक है, झगड़े का कारण। ठीक है, मैटर ऑफ ए डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, आगे लेके चलो आपके सामने इसी में मेरे भाई, आगे चलोगे ना। ये लिख रखे हैं पेयर इडियम्स, ये हेडिंग डालो अपनी। ठीक है, कैप्सूल में ये आपको मैं डेली करवाऊंगा, वो क्या अच्छे खासे पढ़ेंगे तभी जाके तो कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा। ठीक है ना, आप इसी में देखोगे वो लिख रखा है विल एंड वॉय, इसमें एडिंग जो लिखोगे पेयर इडियम्स लिखोगे। पेयर इडियम्स का मतलब होता है एक में दो इडियम्स होते हैं। ठीक है, और इसमें आपके सामने लिख रखा विल एंड वॉय। विल एंड वॉय का मतलब क्या होता है? जिंदगी में सुख और दुख दोनों होते हैं, जॉय एंड सोरो। ठीक है, ये वो इडियम करूंगा पहले जो बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है और बिल्कुल क्रीम क्रीम आपके एग्जामिनेशन के लिए। कोई भी नजदीक पेपर है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे जॉय एंड सोरो। अप्स एंड डाउन्स का मीनिंग क्या होगा आपका? सक्सेस एंड फेलियर, जब आप कभी पास भी होते हो, सफलता और विफलता हिंदी में जिसको कहोगे। प्रोज एंड कॉन्स को आप क्या कहोगे? लाभ और हानि, इंग्लिश में कहेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सम एंड सबस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? समरी। अब एक पेपर में ऑप्शन दिया गया था, वो दिया गया था GIST। ठीक है, पेपर में समरी लिखा मिले तो भी ठीक है, नहीं तो आप क्या लगा सकते हो? GIST लगा सकते हो। फ्लैश एंड ब्लड का मीनिंग क्या होगा? ह्यूमन बीइंग विद हिज नेचुरल लिमिटेशंस, प्राकृतिक खामियां जो होती है ना इंसान के अंदर, उसी को हम क्या कहेंगे? फ्लैश एंड ब्लड कहेंगे। हार्ड एंड फास्ट, इसको ट्रिपल स्टार लगा लो। जिस भी वर्ड के मैं ट्रिपल स्टार लगवा दूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगी आपकी। ठीक है, आगे आपके सामने लिख रखा है हार्ड एंड फास्ट, इसका मीनिंग क्या होगा आपका? स्ट्रिक्ट जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम? स्ट्रिक्ट जिसको कहेंगे। आगे लिख रखा है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो को क्या कहोगे आप? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जिसको हम कहेंगे, आगे पीछे आप जिसको बोल सकते हो, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। आगे देखो क्या लिख रखा है आपके सामने। आगे आपके सामने लिख रखा है, वो लिख रखा है कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड। और इसका मीनिंग क्या निकलेगा? रेडीमेड, बनी बनाई चीज। पैंट खरीद के लाते हो वो कट एंड ड्राइड होती है, शर्ट लेके आते हो वो कट एंड ड्राइड होती है। अल्फा एंड ओमेगा का मीनिंग निकलेगा A to Z। ठीक है, A to Z। और इन फुल, इन्स एंड आउट्स, इसको ट्रिपल स्टार लगा लेना। ठीक है, इन्स एंड आउट्स को हम कहेंगे, वो कहेंगे फुल डिटेल्स, डिटेल में होना। ठीक है, कुछ पूछना है तो, डाउट है तो बताओ। कैप्सूल नंबर 1 कंप्लीट होता है अपना यहाँ। अब मैं ग्रामर के ऊपर आपको लेके चलता हूँ, जो करवाऊंगा उसके PYQ भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, हिंदी का, अरे हिंदी का आप टीम से बात करो आप, ठीक है ना।
पहले तो आप अपना नाम बताया करो यार, HYK के नाम से क्या नाम बोलूं, पहले तो आप अपना नाम बताया करो, ठीक है। टीम से बात करो आप, टेक्निकल जो टीम अपनी एकेडमी की, उससे आप बात कर सकते हो इस रिगार्डिंग। एकेडमी के नंबर गिवन होंगे आपके सामने। चलो, नोट्स कैसे बनाने हैं मैं आपको बता दूं, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 2-3 पेन लो, एक अच्छी नोटबुक लो, कैप्सूल नंबर 1 डेली डाल के लिखो, ग्रामर का काम जो होता है डेली वो लिखो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हम आपको एक ऊंचे लेवल तक हम आपको लेके जाएंगे, ठीक है। काफी जैसे अपने पीछे भी काफी बैचेज अपने कंप्लीट हुए हैं, फीस आपके नाम मात्र है 600 रुपये यार, 599 है, 600 भी नहीं है पूरे के पूरे, ठीक है। 20 दिन खड़े होके गोलगप्पे खा जाते हो किसी को देखते देखते, है ना। चलो चलें आगे। चलो, अपना थोड़ा सा मूड है ना, मजाक क्या रहता है भाई। चलो आगे लेके चलो मैं आपको इसी में, कैप्सूल 1 कंप्लीट होता है अपना। चलो अब हम आपको लेके चलते हूँ अपने अगले सेक्शन के ऊपर, और इसी में आपकी कुछ बेसिक जानकारी है, इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपको बता देता हूँ, साथ के साथ इसके भी आप नोट्स बना सकते हो। इसमें बिल्कुल बेसिक से आपके ABCD से आपकी इंग्लिश को मैं उठाऊंगा भाई, ठीक है। तो इसी में आपके सामने अगली जो हेडिंग जो लिखेंगे आप कि इंग्लिश, इंग्लिश जो है वो आपकी क्या है, बेसिकली एक लैंग्वेज। इंग्लिश जो है आपकी वो क्या, आपकी एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज में आती कैसे, हाँ भाई लैंग्वेज आती क्या है कहोगे सर, आई एम मनमोहन, मनमोहन बाबू, ठीक है ठीक है। चलो सुनो मेरी बात अब ध्यान से, इंग्लिश जो आपकी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज कोई भी आती कैसे, बोलने से, किससे आती है आपकी, बोलने से, बोलने का मतलब है साउंड से, किससे जनरेट होती है भाई आपकी, साउंड से। और इंग्लिश में साउंड किससे जनरेट होती है, 26 लेटर से, किससे होगी आपकी 26 लेटर्स, 26 लेटर्स, इसी को आप कहना चाहो तो आप इसको बोल सकते हो अल्फाबेट, क्या बोल सकते हैं, अल्फाबेट। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक सवाल लिख रहा हूं, जो आपका एक एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, उसमें पूछा गया था, सी इज लर्निंग द अल्फाबेट्स, द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ 6, ठीक है। इसमें एरर का है, ये एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, एरर बता दो जल्दी से आप। इसमें एरर का देखो, बेसिक पॉइंट और बेसिक पॉइंट से आपका एरर पूछ लिया, बताओ इसमें। बिल्कुल ठीक बताया आपने, आपने कहा सर अल्फाबेट्स नहीं, इसमें सिर्फ क्या आना चाहिए, अल्फाबेट आना चाहिए, ठीक है। रियल बैच ही तो है, रियल बैच का मतलब कि मैं क्या समझू मनमोहन, रियल बैच कब से शुरू होगा, अरे यार रात से शुरू हो गया, रियल का मतलब क्या हुआ वो? उसमें मेरी जगह ये थोड़ी ना कोई मुजरा करने कोई दूसरा आएगा। रियल बैच कब से शुरू होगा। आपके सामने अल्फाबेट्स नहीं, क्या लिखोगे आप, अल्फाबेट लिखोगे। अब इसी अल्फाबेट की मैं बात करूं आपके सामने, तो इसमें इतना ध्यान रखना मेरे भाई, अल्फाबेट की जब बात करते हो तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में, वावल्स और एक लिखा आपके सामने जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब वावल्स कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, हाँ भाई वावल्स कितने होते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, 5, कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी जो बच गए ना सारे के सारे, वो सारे के सारे क्या आपके कॉन्सोनेंट्स बच गए, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक बार क्या हुआ, HSSC का कोई पेपर था, पेपर का नाम तो मेरे दिमाग में नहीं है, उसने क्वेश्चन पूछ लिया था इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो, इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर जो होते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर जो होते हैं वो तो होते हैं 26, लेकिन इनकी जो साउंड जो जनरेट होती है, साउंड जो जनरेट होती है वो कितनी होती है, 44 होती है, कितनी होती है, 44 होती है। वावल्स जो होते हैं, मैं आपको एक बार इनको अलग अलग कैटेगराइज करके बता दूं, वावल्स जो होते हैं ना, वावल्स जो होते हैं इसकी अलग साउंड होती है, ठीक है। कॉन्सोनेंट की जो होंगी वो होंगी 24, और वावल्स की जो होती है ना वो कितनी हो जाती है आपकी 20, कितनी हो जाएंगी 20 हो जाएंगी आपकी वावल्स की, एक मिनट भाई, वावल्स की जो होंगी वो होंगी 20 साउंड होंगी, जो 20 साउंड होंगी इनको भी हम अलग अलग कैटेगराइज कर देंगे। एक तो जो बनेगा अपना जिसको हम कहेंगे वो कहेंगे मोनोफ्थोंग, एक तो जो होगा उसको हम कहेंगे वो कहेंगे मोनोफ्थोंग, और एक जो होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, डिप्थोंग कहेंगे। कितना भी डीपली पूछ ले, हमें एक बार इंग्लिश पढ़नी अच्छे से पढ़नी है, जगह जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं है।
वो अलग है। नहीं, इंट्रोडक्शन टाइप नहीं है आपका, ये बिल्कुल रेगुलर क्लास शुरू होगी आपके आज से। मनमोहन भाई नोट्स बनाने शुरू करो, कोशिश रहेगी आज ही मैं टॉपिक शुरू कर दूं, नहीं तो कल आते ही टॉपिक कंफर्म शुरू कर दूंगा आपका। एक वीक डेमो रहेगा, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हो ठीक है, नहीं तो फिर एडमिशन क्लोज हो जाएंगे आपके 1 वीक के बाद। ठीक है, रियल ही बैच है आपका, यहीं से पढ़ना शुरू करो, इसी बैच को हम प्रॉपर प्रोसीड करेंगे, सिर्फ 1 वीक आपके डेमो क्लासेस रहेंगे। ठीक है, इसमें आपके मोनोप्थोम, अगला जो लिख रखा है उसको हम कहेंगे डिप्थोम। मोनोप्थोम वो होते हैं जो सिंगल साउंड जनरेट करते हैं, और डिप्थोम वो होते हैं जो डबल साउंड जनरेट करते हैं। आई समझ बात? ये किसी एचएसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा था, लेकिन ये बता इसलिए दिया कि पता नहीं पेपर सेटर कब मूड बदल जाए और कौन सी बात पूछ ले आपसे। मोनोप्थोंग में क्या होता है, वो 12 साउंड जनरेट करेगा, और डिप्थोंग में कितनी होती है आपकी? 8 होती है। आई समझ में? 12 और 8 20, और 20 और आगे कितनी होगी आपके? 24। वो कितनी हो जाएंगे टोटल? 44 हो जाएंगी। ठीक है, कुछ जतीन शर्मा पूछ रहे हैं सर बैच कितने का है? सिर्फ 599, 599 रुपए का है। ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश है, यूपीएससी भी, एचसीएसबी, एसएससी, अलग अलग पोर्शन में आपके डिवाइड करके कंप्लीट इंग्लिश करवाएंगे, एक बार, अब की बार, आखिरी बार। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका मोनोप्थोंग और डिप्थोंग। देखो वावल्स को और कॉन्सोनेंट को मिलाकर जो बनेगा आपके सामने, उसको हम कहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, वो कहेंगे वर्ड। क्या कहेंगे इसको? वर्ड। ये क्या होता है बताओगे मेरे को आप एक बार? हाँ भाई, ये वर्ड क्या होता है बताओगे? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, उसको हम कहेंगे वर्ड कहेंगे। शाबाश। वर्ड की मैं बात करूं तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मीनिंगफुल, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। इसमें एक वर्ड है आपके सामने जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे यूनिट। क्या लिखा बच्चे? एक बार बोलकर देखियो आप इसको, यूनिट। जहां मैं बोलूँ ना वहां पर आप बोलने की कोशिश करें। आप ऑनलाइन बैठे हैं तो भी आप फोन के सामने बोलने की कोशिश करें आप। ठीक है, मैं आपकी आवाज को सुन लूंगा, अपने दिल की तरह दिल से जुड़े, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है मनमोहन। ठीक है, आगे आप देखोगे इसमें आपके सामने यूनिट, इस यूनिट का मैं जिक्र करूंगा बाद में। इसके पहले आपको थोड़ी देर पहले एक बात सिखाई थी, और उसमें आपको सिखाया था जो ग्रामर है उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, एडवांस और दूसरा कौन सा था? एलिमेंट्री। एडवांस में टेंस से लेकर आपके नरेशन तक की स्टोरी थी, नरेशन तक की, और इसमें एलिमेंट्री में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, ये बताओ मेरे को आप कमेंट करके एक बार, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कितने होते हैं? हाँ भाई, एक बार बताओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कितने होते हैं? आपने कहा सर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये राजस्थान के एग्जामिनेशन में इस तरह की बातें पूछी जाती हैं। आप राजस्थान का कोई भी पेपर दोगे ना, हमने तो हर एक एग्जाम को टारगेट करना, बस एक बार पढ़नी, फिर देखो टाइम जरूर लगेगा लेकिन अच्छे से सीख जाओगे आप। तो ऐसी बातें पूछी जाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच राजस्थान के एग्जामिनेशन में। एक बार आप उनके नाम बता सकते हो कौन से होंगे आपके सामने? एक तो जो होगा सबसे पहला, उसको हम क्या कहेंगे एक बार बोलकर बताना आप? नाउन। और दूसरा जो होगा उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे प्रोनाउन। और इससे अगला जो होगा इसको हम कहेंगे, एक बार इसको बोलकर बताना आप, क्या लिखा आपके सामने? है, तब बस बोल के देखो। हाँ भाई, क्या बोलोगे आप इसको? आप इसको एडजेक्टिव नहीं बोलोगे, प्रोनाउंसिएशन भी हम आपकी ठीक करवाएंगे। ठीक है, आप मान लो देखो, ए और जे के बीच में, मैं आपको बता दूं, ए और जे के बीच में डी के साउंड को हम क्या नहीं करते? प्रोनाउंसिएट नहीं करते। जैसे आप कभी कभी बस में जाते हो और पड़ोस में आपके साथ में कोई खड़ा और आप कहते हो कि बहन जी थोड़ी सी एडजस्ट करो ना, एडजस्ट, तो एडजस्ट नहीं एडजस्ट, क्या बोलोगे आप इसको? मैथमेटिक्स में काफी पढ़ा होगा, और भाई साहब मैथमेटिक्स वाले टीचर ने इसको रटवा दिया कि लिखो एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट नहीं, इट इज कॉल्ड एडजेसेंट। व्हाट डू कॉल दिस वर्ड? एडजेसेंट। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको हम? एडजेसेंट बोलेंगे। एडजेक्टिव के बाद में अगला जो होगा इसको आप क्या कहोगे? बोलकर बताओ, क्या कहोगे आप इसको? बोलो ना एक बार। वर्ब। देखो एक ये ट्रिक और मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी सेंटेंस में लिखे मिले आर, और आर के पहले वावल लिखा मिले, क्या लिखा मिले? वावल, तो उसको बोलते वक्त बनाएंगे ए। क्या बना देंगे मेरे भाई? उसको ए बना देंगे। और आर के दोनों तरफ वावल होगा ना, दोनों तरफ वावल होगा, तो उसको क्या बना देंगे? रे बना देंगे। क्या बना देंगे? उसको हम रे बना देंगे। जैसे आर के पहले वावल है तो रे नहीं ए बोलेंगे, वर्ब। क्या बोलोगे इसको? इसी तरीके से एक वर्ड आपने सुना होगा फ्यूचर, आर के पहले भी वावल और आर के बाद में भी वावल, दोनों तरफ वावल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूचर कहेंगे। अच्छा एक बात और बताओ, जो ओ होता है, ओ होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? ओ। और इसकी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होती है आ। क्या बोलोगे? आ। पेपर में 4 दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं? ऑप्शन या ऑप्शन। पेपर में 4 दिए जाते हैं आपके सामने, ऑप्शन या ऑप्शन, बोलकर बताना, ऑप्शन या ऑप्शन।
ऑप्शन, क्या बोलोगे आप इसको? ऑप्शन। इसी तरीके से आपके सामने खुद का अपना अपना होता है, ओपिनियन है ओपिनियन, हाँ भाई ओपिनियन है ओपिनियन। और भाई साहब किसी को देखकर कहते हो यू आर शो, बोलो ना इसको क्या बोलोगे आप, बताओ इसको। ठीक है, ये कुछ आपकी इस प्रोनाउंसिएशन को लेकर बातचीत थी, चल रही थी, पढ़ लिया हमने। ठीक है, वापस मैं आपको लेके आता हूँ 5 नंबर पे आपके सामने लिख रहा हूँ। इसी में वर्ब के बाद में आपके सामने अगला जो लिखोगे उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एडवर्ब। एडवर्ब के बाद में 6 नंबर पे क्या लिखेंगे आप, इसको हम कंजंक्शन, क्या लिखेंगे हम इसको? कंजंक्शन लिखेंगे। इसी तरीके से और लिखना चाहो तो इससे अगला जो होगा ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे प्रीपोजिशन। प्रोनाउंसिएशन भी सीखनी है और ग्रामर भी सीखनी है, दोनों प्रोग्राम साथ के साथ सीखने हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन। और एक लास्ट का और होगा जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इंटरजेक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम मेरे भाई? इंटरजेक्शन बोलेंगे। बिल्कुल एबीसीडी से इंग्लिश को उठाएंगे, दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, ये आपके सामने कुछ पॉइंट हमने लिख दिए। अच्छा, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। क्या लिख रहा हूँ? डेफिनेशन। डेफिनेशन की स्पेलिंग लिखना एक बार कमेंट सेक्शन में, तुम भी आने दो भाई। डेफिनेशन की स्पेलिंग लिखो एक बार, शाबाश लिखो एक बार, बहुत अच्छे हो। डेफिनेशन की स्पेलिंग लिखो। डेफिनेशन की स्पेलिंग लिखो। लिख दी? तुम भी आने दो भाई कमेंट सेक्शन में। आपने जो स्पेलिंग जो लिखी होगी वो लिखी होगी DEFINATION। ये किस किस की स्पेलिंग है? ठीक है, कविता सोरान का आंसर है। ठीक है, अपने कौन से इनमें से यही है? ठीक है, ये भी पेपर में पूछी गई है, ये मेरे बच्चों गलत है। ठीक क्या होगी? DEFINATION। ठीक है, छोटी छोटी बातें पेपर में पूछ ली जाती हैं, कुछ बच्चों के तो आंसर में ही मतलब दिक्कत लग रही है मेरे को। हाँ भाई, चलो इसके में छोटी छोटी डिफिनेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। नाउन को हम कहेंगे, वो कहेंगे नेमिंग वर्ड। नाउन को हम क्या कहेंगे? वो कहेंगे नेमिंग वर्ड। नाउन को हम क्या कहेंगे? नेमिंग वर्ड कहेंगे। आगे लिख रखा प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम कहेंगे जो नाउन को रिप्लेस कर दे। छोटी छोटी आपकी डेफिनेशन को करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो शॉर्टकट तैयार करने हैं जो पेपर में आपके 4 से 5 सेकंड्स में आंसर लगा दे, आपको दिक्कत ना हो। तो उनके लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। प्रोनाउन की मैं बात करूँ तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे रिप्लेसेस ए नाउन। ठीक है, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे रिप्लेसेस ए नाउन। आगे आपके सामने लिख रखा है एडजेक्टिव। इसकी मैं बात करूं तो जो नाउन को और प्रोनाउन को दोनों को क्वालिफाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, आप इसमें लिखोगे, वो लिखोगे क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। इसमें आप जो लिखोगे ना, अरे 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 रुको भाई एक बार, एडजेक्टिव। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं रिप्लेसेस। इसमें आप लिखोगे, वो लिखोगे क्वालिफाइज, क्वालिफाइज ए नाउन, नाउन और ए प्रोनाउन। जो नाउन को और प्रोनाउन को दोनों को क्वालिफाई कर देगा उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एडजेक्टिव। उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एडजेक्टिव। अच्छा, वर्ब क्या होता है फिर ये बताओ। हाँ भाई, वर्ब क्या होता है? देखो इसके फंक्शंस तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन फिलहाल के लिए ये ध्यान रखना, वर्ब को हम कहेंगे, वो कहेंगे एक्शन वर्ड। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एक्शन वर्ड। बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं, आप बीच में पढ़ते चलोगे तो आपके जब पेपर के सवाल आएंगे तब दिमाग की बत्ती जलेगी। हमने तो वर्ब को सिर्फ गो वेंट गोन पढ़ के आए हैं आज, इसका बहुत डीपली होता है आपका काम। आगे आपके सामने जो लिख रखा है उसकी तरफ लेके चलो मैं आपको। तो इसमें आप देखोगे एडवर्ब क्या होता है, बताओ मेरे को आप। हाँ भाई, एडवर्ब क्या होता है बताएंगे आप मेरे को? जो, देखो सिर्फ फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि जो क्वालिफाई करे, किसको क्वालिफाई करे? वर्ब को क्वालिफाई करे। आप इसमें लिखोगे, वो लिखोगे क्वालिफाई, क्वालिफाई ए वर्ब। फिलहाल के लिए तो इतना लिख लो, बाकी मैं आपको बता दूं छोड़ के नाउन प्रोनाउन सभी को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। ठीक है, आगे आपके सामने जो लिख रखा है इसमें, वो लिख रखा है कंजंक्शन। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे कनेक्टिंग वर्ड। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे कनेक्टिंग वर्ड कहेंगे। प्रीपोजिशन की मैं बात करूं आपके सामने तो प्रीपोजिशन को कहोगे, वो कहोगे रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन को क्या कहेंगे हम? वो कहेंगे रिलेटिंग वर्ड। इसकी डेफिनेशन मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने, नीचे देख लेना एक बार। ठीक है, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे रिलेटिंग वर्ड। इसको हम कहेंगे मेरे भाई, इसको हम कहेंगे रिलेटिंग वर्ड। आगे लिख रखा इंटरजेक्शन, ये क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप अपनी चेयर के ऊपर बैठे हो और आप पढ़ रहे हो, आपके चेयर के नीचे एकदम से सांप आ जाए तो क्या करोगे? अरे आउच, ओ ब्रेवो, कुछ ब्रेवो तो नहीं निकलेगी लेकिन कुछ ऐसी आवाज जरूर निकलेगी आपकी, तो वो होगा आपका इंटरजेक्शन। इसको आप लिखोगे, वो लिखोगे सडन,
सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, एक्सप्रेसिंग वर्ड, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो होंगे ना उसको हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे। ये तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का था। अब आपके सामने एक तो टॉपिक है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और एक आर्टिकल, ठीक है। एक बार लिख लिया हो तो मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात भाई ध्यान से। एक तो टॉपिक होता है आपका जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं, समझ लेना मेरी बात। और एक जो टॉपिक होता है आपका जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे आर्टिकल। आर्टिकल सुनो मेरी बात, आर्टिकल कोई अलग से टॉपिक नहीं, इंग्लिश का एक एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है, क्योंकि एडजेक्टिव एक बड़ा पार्ट था, टॉपिक था, इसलिए दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये भी कोई टॉपिक नहीं है, ये आपके जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना उसके इंपोर्टेंट पॉइंट उठाए और एक साथ हमने इनको रख दिया, उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहेंगे, ठीक है। सुनो भाई बच्चों, अब आपके सामने देखो हम पहुंच गए थे, वो पहुंच गए थे वर्ड, वर्ड को हमने पढ़ लिया था, वो पढ़ लिया था मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर जिसको हमने कहा था। आगे जो लिखोगे वर्ड के बाद में आप चलोगे ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे फ्रेज। अगली जो हेडिंग जो लिखोगे इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे फ्रेज। फ्रेज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन में आप लिखोगे, वो लिखोगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक नाम लिखूं, मैं कहूं आपके सामने वर्षा, वर्षा एंड रोहित। अब इसका मीनिंग बताना मेरे को, आप वर्षा एंड रोहित पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है, या कुछ और काम कर रहे हैं, नहीं पता आपको इसका कि काम क्या कर रहे हैं, तो इसका पूरा मीनिंग नहीं है, तो ये क्या होगी आपकी फ्रेज होगी। इस फ्रेज को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं मेरे भाई, फ्रेज को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। और वो तीन हिस्से कौन से इसके काइंड्स में लिखोगे आप। सबसे पहली जो होगी उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे नाउन फ्रेज, क्या कहेंगे इसको हम, नाउन फ्रेज। दूसरी जो होगी ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। कहोगे सर ऐसे सवाल कहाँ आते हैं, एक पेपर होता है DSSB का, दिल्ली गवर्नमेंट का, उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं। सेम राजस्थान में भी यही बातें पूछी जाती हैं, ठीक है। आपके इसी में आपके सामने एडजेक्टिव फ्रेज और एक जो होगी जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो, बाकी हम डिस्कशन बीच रास्ते में कहीं करेंगे इनका, ठीक है। वर्ड इस फ्रेज के आगे जब चलोगे ना तो अपनी मुलाकात होगी, वो होगी सेंटेंस से। किससे होगी भाई, सेंटेंस से। बच्चों जो लाइव देख रहे हैं आप बताओगे सेंटेंस क्या होता है, बताओ एक बार, शाबाश, हाँ भाई बताओ एक बार, शाबाश। सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। अच्छा, एक हिंदी का वाक्य बोलूं है, मैं कहूं मेरे कुंवारे पिताजी ने मेरे लिए एक सुंदर लड़की देखी। फिर से सुनो एक बार ध्यान से, मैंने कहा आपके सामने मेरे कुंवारे पिताजी ने मेरे लिए एक सुंदर लड़की देखी, क्या ये सेंटेंस ठीक है? मैं कहूं बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, क्या ये ठीक है? बिल्कुल। अब की बार बात को ठीक पकड़े हो ना, तो इसकी डेफिनेशन में आप लिखोगे, वो लिखेंगे सेंटेंस क्या होगा मेरे भाई, इसको आप लिखोगे, वो लिखोगे ग्रुप ऑफ, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ठीक है। इसमें लिखोगे, वो लिखेंगे आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ नहीं करना, विदाउट में से आउट को आउट कर दो बस, ठीक है। विद कंप्लीट मीनिंग, विद कंप्लीट मीनिंग, विद कंप्लीट मीनिंग, विद कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता होगा ना उसको हम क्या कहेंगे मेरे भाई, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे सेंटेंस। एक और लिखोगे आप इसमें, और उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या कहेंगे इसको हम, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसी को हम एक नाम से पढ़ते हैं आपका सिंटैक्स। क्या पढ़ते हैं हम इसी को, सिंटैक्स। और इसी को आप एक नाम से और जानते हो जिसको हम क्या कहेंगे, कॉनकॉर्ड। क्या बोलेंगे इसको हम, कॉनकॉर्ड, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके सामने इसके तीन हिस्सों में आप इसको डिवाइड करते हो। एक तो जो होगा आपका सबसे पहले जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे वर्ब। और एक लिखा आपके सामने जिसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं आपकी अकॉर्डिंग आपकी बात मान के चलूं तो एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करना। मैं कहूं आपके सामने ही
ही किल्ड रेनू, ही किल्ड रेनू इन द पार्क, इन द पार्क। इसमें ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा है? हाँ भाई, ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा। एक और लिखूं छोटा सा, एक मैं कहूं आपके सामने निशु, निशु वाज हैप्पी। इसमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद निशु वाज हैप्पी। हाँ भाई ऑनलाइन वाले तुम भी आने दो आंसर से। शाबाश कविता शाबाश। इसमें करो आइडेंटिफाई, मैं करवा दूं अब। हाँ समझना भाई, कोई बात नहीं, कई बार क्या होता है हमारे अंदर गलतफहमी हो जाती है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपके सामने क्या लिख रखा है? सब्जेक्ट। यहाँ पर जो लिख रखी है वो क्या लिख रखी है? वर्ब। हमारे अकॉर्डिंग आज तक तो पढ़ के आए हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये भी ऑब्जेक्ट है और हमारे अकॉर्डिंग तो ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक कह रहा हूं मैं? ठीक है। ओम प्रकाश कहना क्या चाह रहे हो आप? सर रीट लेवल 1 क्लियर है, 105 मार्क्स हैं, तो मैं रीट जी के बेस्ट नोट्स हैं क्या पीआरटी के लिए? समझ नहीं पाया मैं आपकी बात को। ओम प्रकाश क्या कह रहे हो आप? ये इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख के मत भेजा करो, ऐसी कोई बातें वो टीम को बताया करो या मैसेज वैसेज किया करो आप इसमें। ठीक है चलो, देखो ये आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जो आपका सेंटेंस जो होता है उसके साथ में जो आपका ऑब्जेक्ट जो होगा ना मेरे भाई, यहाँ पर मैं आपको मेंशन करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिखा देता हूँ। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखा आपके सामने? ऑब्जेक्ट कहेंगे इसको हम। ठीक है, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है इसको हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक तो जो होगा उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो जो होगा ना उसको हम कहेंगे मेरे भाई, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन चीजों को अच्छे से लिख लेना, समझ में आएंगे आपके। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्टिव और पैसिव वॉइस है ना, इसी आधार पर आपके सॉल्यूशन बहुत अच्छा निकलेगा। और एक जो होगा उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होगा उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम। एक तो जो होगा उसको हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन द पार्क ऑब्जेक्ट है। टीचर लेवल 1 जीके राजस्थान नोट्स। आप एकेडमी के नंबर पे कॉल करो हम प्रकाश भाई, ठीक है। आगे आप देखोगे ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आगे आपके सामने लिख रखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कहोगे सर आइडेंटिफाई कैसे करें? बात आपकी बिल्कुल सही। आइडेंटिफाई करने की बात मैं आपको बताऊं, यदि किसी भी सेंटेंस से हमें रिप्लाई मिले, वो रिप्लाई मिले व्हाट का नहीं, तो रिप्लाई किसका मिले? हुम का। यदि इन दो शब्दों का रिप्लाई मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और यदि हमें किसी भी सेंटेंस में रिप्लाई मिले किसका? वेयर का। वेयर का नहीं तो किसका रिप्लाई मिले? हाउ का। हाउ का नहीं तो किसका रिप्लाई मिले? व्हेन का। इन तीन शब्दों का रिप्लाई मिलेगा ना तो उसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। आई समझ बात? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आओ एक बार सेंटेंस के ऊपर समझने की कोशिश करना। ही किल्ड हुम, उसने ही किल्ड हुम, ही किल्ड हुम, होम का रिप्लाई दिया तो आपके सामने कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डीओ का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इफ आई से ही किल्ड रेनू वेयर, उसने कहां पर मारा था? तो आपने क्या कहा? इन द पार्क। यानी यहाँ पर जो हमें रिप्लाई मिला वो मिला वेयर का, और वेयर का रिप्लाई मिला तो कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा वो बताना एक बार? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ अभी यहाँ तक। अब इसको मैं थोड़ा सा एक बार नीचे रख देता हूँ। दूसरा जो सवाल है उसको पढ़कर देखो एक बार क्या लिख रखा है आपके सामने। सेकंड जो सेंटेंस है उसको एक बार पढ़कर देखो कि निशु वाज हैप्पी। अब इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे अपन, ठीक है। इसको हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे। एक तो जो होगा ना आपके सामने, ये क्या हो जाएगा अपना? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा अपना? सब्जेक्ट होगा। सेंटेंस जो होगा इसके दो पार्ट और होते हैं, दो पार्ट और होते हैं। ये आपके पूछे जाते हैं किसी टीचिंग एग्जामिनेशन में कि सेंटेंस को जब आप आइडेंटिफाई करते हो तो दो पार्ट होंगे। एक तो जो होगा उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे सब्जेक्ट। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। और दूसरा जो होगा ना उसको हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। क्या कहेंगे उसको? हम प्रेडिकेट कहेंगे। सुनो, सब्जेक्ट तो हो गया ये, बाकी जो बच गया ना इसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। अब एक बात मैं आपको बताऊं, आइडेंटिफाई 2 सेकंड में कर लोगे। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? सब्जेक्ट को। बाकी जो भी बच गया ना वो पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा आपका? एक प्रेडिकेट हो जाएगा। आई समझ में बात? इतना ध्यान और रख लेना, जो सब्जेक्ट जो होगा ना, जो सब्जेक्ट जो होगा ये हमें किस चीज की जानकारी देगा? टॉपिक की जानकारी देगा कि किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है। और प्रेडिकेट जो है वो हमेशा क्या देता है?
डिटेल देता है, ठीक है। डिटेल्स आप इतना लिख लेना कि ये हमें जो देगा वो हमेशा क्या देगा, डिटेल देगा, ठीक है। ये बेसिक बातें समझ में है आपको। आइडेंटिफाई करना है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ठीक है। आगे आप जब चलोगे, ये कुछ बेसिक पॉइंट है आपके, दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं। आगे जब आप चलोगे ना इसमें, वो चलोगे आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। कितने टाइप का होता है बताओ, एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, अगली जो हेडिंग जो लिखोगे आप इसमें, वो लिखोगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस कितने टाइप का होता है बताओ मेरे को आप एक बार सब बस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, हाँ भाई बच्चों, कितने टाइप के होते हैं? जो लाइव देख रहे हैं तुम भी बता दो भाई। हाँ, 3 टाइप, कौन से? हाँ, नहीं यार ये आपका आंसर सेटिस्फाई है नहीं, वो तो फंक्शंस होते हैं उसके, वो फंक्शन होते हैं। सेंटेंस 5 टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है? 5। तो इसे में लिखोगे पहला जो टाइप है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो टाइप जो होगा ना, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मेरे भाई, आप लिखोगे असर्टिव। इसको आप लिखोगे, वो लिखोगे असर्टिव, या इसी का एक दूसरा नाम और होगा जिसको हम कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस बिल्कुल बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, पेपर सेटर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, चाहे पेपर कोई भी हो उसी को हम क्वालिफाई कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है। कविता का आंसर आया 4, बच्चे गलत है कविता, आपका आंसर गलत है, ठीक है ना। तनु ठीक है आपका आंसर, ठीक है। आपके सामने लिख रखा है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव या डिक्लेरेटिव, इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, और वो अलग अलग पार्ट कौन से होंगे इसके, वो मैं आपको बता देता हूँ। असर्टिव के और डिक्लेरेटिव के 2 पार्ट होंगे। एक तो जो होगा उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे अफर्मेटिव। एक तो जो होगा ना, इसको हम कहेंगे अफर्मेटिव, और इसी को हम एक नाम से और जानते हैं जिनको हम कहेंगे, वो कहेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे इसको हम? पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में लिखी होगी आपकी, वो लिखी होगी इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में क्या लिख दोगे आप, ऑब्जेक्ट लिख दोगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट लिख दोगे। जैसे एक सवाल लिखो मैं आपके सामने, इसमें इसका एग्जांपल लिखो, मैं कहूँ आपके सामने कविता सोल्ड द सम, ये हो गया आपके सामने, कविता कविता सोल्ड द सम, पॉजिटिव हो गया। लेकिन इसी का एक दूसरा पार्ट और होगा जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे नेगेटिव, ठीक है। इसी का एक दूसरा पार्ट होगा जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। कोई नहीं, कविता डिलीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चीजों को सीखो बच्चे, ठीक है, एक एक पॉइंट को सीखो। देखो गलत करना कोई बड़ी बात नहीं है, सीखोगे नहीं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई, ठीक है ना। तो आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट प्लस में मीन वर्ब, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव बनाओगे इसी का तो लिखने की कोशिश की आपने, कविता कविता, इसके बाद में लिखोगे आप, वो लिखोगे डिड नॉट, और इसके बाद में शोल शोल द शम। एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ से भी एक पेपर में सवाल पूछा गया था, पीवाई क्यों करवाऊंगा बताऊंगा मैं, ठीक है ना। एरर का क्वेश्चन था, यहाँ शोल्ड दे रखा था, डिड के बाद में शोल्ड नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है बच्चे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। दूसरा जो इसी का टाइप जो लिखोगे उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इंटेरोगेटिव। दूसरा जो टाइप होगा ना, बिल्कुल डीपली एक एक पॉइंट को हम लेकर चलेंगे भाई। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको और देख लेते हैं, ठीक है। अगली जो हेडिंग जो लिखेंगे हम, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, 2 हिंदी के वाक्य बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे को ये बताना क्या वो इंटेरोगेटिव है या इंटेरोगेटिव नहीं है। मैं कहूँ आपके सामने, क्या आपने खाना खाया, सेंटेंस नंबर 1। क्या आपने खाना खाया, सेंटेंस नंबर 1। एक मैं कहूँ आपके सामने, आपने खाने में क्या खाया, सेंटेंस नंबर 2। क्या दोनों क्वेश्चन है? क्या दोनों क्वेश्चन है? बिल्कुल दोनों क्वेश्चन है। और दोनों क्वेश्चन हुआ तो इंटेरोगेटिव को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 2 हिस्से कौन से होंगे वो और मैं आपको बता देता हूँ। 2 हिस्से कौन से होंगे, एक तो जो होगा अपना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे क्लोज एंडेड। पहले को हम क्या कहेंगे, क्लोज एंडेड। इसमें क्या होगा आपके सामने, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस में क्या लिखा होगा, क्वेश्चन मार्क लिखा होगा, यही तो लिखा होगा। जैसे एक एग्जांपल लिखूं, मैं कहूं आपके सामने, यू सीन हैव यू सीन दिस प्लेस, हैव यू सीन दिस प्लेस,
हो गया आपका इंटरोगेटिव। अब इतना ध्यान रखना, बिल्कुल तनु बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना, जो क्लोज एंडेड है इसका रिप्लाई जो मिलेगा वो मिलेगा यस और नो में। किसमें मिलेगा आपका? यस और नो में। दूसरा जो होगा उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे ओपन एंडेड। दूसरा जो होगा ना उसको हम क्या कहेंगे मेरे भाई? ओपन एंडेड कहेंगे, ठीक है। ओपन एंडेड कहेंगे। और इस ओपन एंडेड में और क्लोज एंडेड में डिफरेंस क्या है? इसमें सबसे पहले जो लिखा होगा ना वो लिखा होगा क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखा होगा आपका? कोई भी क्वेश्चन वर्ड यानी डब्ल्यूएच फैमिली, उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा दोगे? क्वेश्चन मार्क। एक बात नोटिस की होगी, क्वेश्चन वर्ड को हटा दो तो ऊपर वाले की अकॉर्डिंग है, हाँ और ना, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, मैं कहूं आपके सामने वाई आर यू वाचिंग द टीवी, टीवी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ओपन एंडेड हो जाएगा, जिसमें कोई डिटेल बतानी पड़ती हो। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? डिटेल बतानी पड़ती हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे ओपन एंडेड। तीसरा जो टाइप है उसको और देख लेते हैं, ठीक है। वो अलग है अंग्रेजी बीट के, वो अलग लेवल के हैं तनूर, ये अलग लेवल के हैं। इसमें तो दोबारा कैसे बनाओगे? तो पेड बैच है ये, तो सिर्फ एक वीक तक रहेगा तनु भाई। इसमें तो सारी चीजें बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पे चलेंगी, हर पेपर को कवर करते चलेंगे। वो स्पेशल आपकी यूपीएससी और एचसीएस का था। नहीं, दोनों का डिफरेंस बहुत अलग है इनमें, ठीक है। आपने देख लिया होगा स्टार्टिंग में वो कैब को देखते ही, वो अलग है और ये अलग है। और ये एक वीक तक ही यूट्यूब पे क्लास रहेगी, उसके बाद में एप्लीकेशन के ऊपर ही चलेगी अपनी, ठीक है। चलो, हो गया यहाँ तक? आगे लिखोगे आप। इसमें अगला जो टाइप है इसी का, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इंपेरेटिव। अगला जो टाइप जो होगा उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इंपेरेटिव। अगला जो लिखोगे ना इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे इसको? सुनो मेरी बात। जब आइडेंटिफाई करने की बात आए ना, इसको आइडेंटिफाई करने की बात आए तो शुरुआत जो होगी वो किससे होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। पूरी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो जिसकी शुरुआत किससे हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी। इंपेरेटिव होगा, नेगेटिव होगा ना तो उसमें लिखोगे डू नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट लिखोगे। इतनी समझ में आई बात? हाँ भाई, इतनी समझ में आई बात? आपका नेगेटिव होगा तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे सामने, इस बात को और समझ लेना, इसमें हमारे सामने किसी भी सेंटेंस में क्या हो सकती है? रिक्वेस्ट हो सकती है। रिक्वेस्ट नहीं तो क्या हो सकता है? ऑर्डर। ऑर्डर नहीं तो हो सकता है हमारे सामने क्या लिखे मिले? कमांड। कमांड नहीं तो हो सकता है हमारे सामने एडवाइस। एडवाइस नहीं तो हो सकता है हमारे सामने क्या लिखे मिले? वार्निंग। और वार्निंग नहीं तो 1 भाई, प्लीज पढ़ाने दे यार। एक बार इंट्रोडक्शन क्लास उसमें पीछे जाके देखोगे सब कुछ है? उसमें सब कुछ बता रखा है, जिसके बारे एक बार बोल दिया, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका हर एग्जामिनेशन के लिए। हाँ, आप ये बैच फॉलो करो, ठीक है। मनमोहन बाबू, ये जो बैच है इसको फॉलो करो। आपके अकॉर्डिंग, एचसीएस के अकॉर्डिंग इसमें बिल्कुल कवर होगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कवर करें आप, ठीक है। एक काम करना मनमोहन, ये मेरे नंबर ले मेरे भाई, और इस पे बात कर लेना। अब मेरे को प्लीज क्लास को कंटिन्यू करने दो, मेरे को लिमिटेड टाइम होता है अपने पास, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है मनमोहन, नाराज होने की बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब आगे पढ़ा दो बच्चों को, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा, पर्सनल नंबर दे दिए, और क्या चाहिए तेरे को ये बता, इससे ज्यादा? हाँ भाई, चले आगे। आगे आप देखोगे इसमें रिक्वेस्ट, वार्निंग। वार्निंग नहीं तो हो सकता है हमारे सामने क्या लिखा मिले? प्रोहिबिशन। क्या लिखा मिले मेरे भाई? प्रोहिबिशन लिखा मिले। तो ये आपके सामने इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक सवाल लिखूं, मैं कहूं आपके सामने प्लीज गाइड देम, प्लीज गाइड देम, तो ये इसमें क्या हो गया मेरे भाई? रिक्वेस्ट हो गई। एक मैं कहूं आपके सामने मार्च अहेड, अहेड, तो आगे आपने देखो, ऐसे आपने सुने होंगे ना किसी, मतलब जो एनसीसी वगैरह की परेड होती है, ऐसे चलते चलते आगे बढ़ो, सुना है ना अपनी इस तरह की, वो मार्च अहेड है, इसका भी नहीं कमांड हो दे रहा आपको, ठीक है ना?
ठीक है, कमांड वो दे रहे हैं। आगे चलोगे आप, इसमें इंपेरेटिव के बाद में वो लिखोगे आप इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, इसमें अगला जो लिखोगे ना, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ई अक्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आगे जो लिखोगे इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होगा, इसमें सबसे पहले जो आपके सामने लिखा होगा ना, वो लिखा होगा इंटरजेक्शन। क्या लिखा होगा आपके सामने, इंटरजेक्शन। और उसके बाद में क्या लिखा होगा, अजर्टिव सेंटेंस। उसके बाद में क्या लिखा होगा, अजर्टिव। अजर्टिव होता क्या है, थोड़ी देर पहले हम पढ़े क्या है अजर्टिव को, तो हाँ और ना। अजर्टिव सेंटेंस होता क्या है, ये आपके सामने रूल एक भी नहीं रटवाऊंगा, ठीक है, एक वीक में ही पता चल जाएगा कितने आसान तरीके से सेकंड्स में आंसर कैसे लगाओगे। ठीक है, 2-2 5-5 सेकंड्स में आंसर आएंगे, आपको दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं। इंटरजेक्शन प्लस में असर्टिव सेंटेंस, जैसे मैं कहूं आपके सामने, वाओ मनमोहन मनमोहन वोन द प्राइज, तो ये क्या होगा आपके सामने, इंटरजेक्शन होगा आपका। फिर असर्टिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, आगे लिखोगे लास्ट का, ठीक है, और उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगला जो लिखोगे ना, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होगा, मैं कहूं आपके सामने, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, तो मैं आपके लिए विश कर सकता हूँ, प्रे कर सकता हूँ, ये आपके लिए विश हो सकती है। विश नहीं तो इसी को आप क्या बोल सकते हो, प्रे बोल सकते हो। अब मैं कहूं आपके सामने, इसी में मैं कहूं आपके सामने, भगवान तुम्हें बर्बाद कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, कर्स हो जाएगा। ठीक है, ये वो कर्स नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये वो दूसरा कर्स है भाई। ठीक है ना, ठीक है, आगे आपके सामने लिख रखा है, वो लिख रखा है, एक और लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है यार, ब्लेस, आशीर्वाद दे देता हूँ। मतलब अपने हरियाणा में वो रीति रिवाज होती है ना, आपने अपने हरियाणा में रीति रिवाज होती है, एक बुजुर्ग महिला जो होती है, उसके कोई नई नवेली बहू आती है तो उसके पैर दबाती है ना, और पैर दबाती है तो वो नई नवेली वो दुल्हन है, वो क्या कहती है, 7 सुहागन हो, 7 सपूती हो, 7 बेटे हो, 7 हस्बैंड हो, कुछ ऐसा बोलती है ना। तो वो आपके सामने एक ब्लेस हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपके सामने एक सवाल लिखूं और इसमें मैं कहूं आपके सामने, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू। एक बात और याद रखना, इसमें मैं लिखा हो तो भी ठीक है, नहीं लिखा हो तो भी कोई बात नहीं, अंडरस्टूड होता है। मे आई समझ बात, अंडरस्टूड होता है। मे प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये तो थे 5 टाइप किसके, सेंटेंस के। आई समझ बात, आगे समझ में यहाँ तक बात, ठीक है। अगली हेडिंग जो लिखोगे, वो लिखोगे इसी के फंक्शंस। ठीक है, डाउट है क्या कोई, हाँ भाई, मनमोहन, तनु, जो बच्चे, कविता, ओम प्रकाश, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं बता दो कोई डाउट है तो, नहीं तो आगे चलें। ठीक है, चलो आगे जो लिखोगे, वो लिखोगे सेंटेंस के जो फंक्शन है ना, उनको अपन देख लेते हैं। ठीक है, अगली जो हेडिंग जो लिखोगे, वो लिखोगे सेंटेंस, और इसके जो हम लिखेंगे, वो लिखेंगे फंक्शंस। जो फंक्शंस हैं उनको हम देख लेते हैं। सेंटेंस जो है उसके फंक्शंस, इसके 3 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं इसके, 3 फंक्शन होते हैं। उनको मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो होगा, वो होगा अपना सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ऐसे सवाल कहाँ पूछे जाते हैं, ये आपके स्टेट एग्जामिनेशन में, और आपके जो एचसीएस और यूपीएससी है ना, उसमें ट्रांसफॉर्म के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने लिखा सिंपल सेंटेंस। दूसरा जो लिखोगे, वो लिखोगे कंपाउंड। ठीक है, दूसरा जो लिखोगे उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। और इससे अगला जो होगा ना 3 नंबर पे, और उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इससे अगला जो होगा ना, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 3 टाइप हो गए मेरे भाई, किसके टाइप हो गए, आपके सेंटेंस के फंक्शंस के। अब कहोगे गुरुजी वो तरीका और बता दो, इनको चेंज कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें। बिल्कुल सही बात है, इस सिंपल में तो कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं। मैं आपको बताऊं, 1 नंबर वाला जो है ना, इसको ऊपर लिख देता हूँ, 1 नंबर वाले को आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर देखोगे 1 नंबर वाला, इसमें आप लिखोगे, वो लिखोगे जो आपका सिंपल है, जो आपका सिंपल सेंटेंस है। इसमें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, आपके सामने एक सब्जेक्ट होगा, 1 सब्जेक्ट एंड 1 प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको, बताया होगा। एक तो सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा आपका, प्रेडिकेट होगा। आई समझ बात, 1 सब्जेक्ट 1 प्रेडिकेट होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं आपके सामने, एक सवाल लिखूं,
खुल जा भाई, खुल जा खुल जा खुल जा। रेड कलर नहीं, इसकी जगह जैसे मैं एक सवाल लिखूं, मैं कहूं आपके सामने SID, सिद्ध एंड टॉम स्टडीड, सिद्ध एंड टॉम स्टडीड टुगेदर, स्टडीड टुगेदर, ठीक है। ये होगा आपका सिंपल सेंटेंस, इसमें तो कुछ ज्यादा पंगा है ही नहीं आपका। आगे जो लिखोगे दूसरा वो लिखोगे कंपाउंड, सिंपल को आइडेंटिफाई कर सकते हो ना आप नॉर्मली। दूसरा लिखोगे कंपाउंड सेंटेंस, इसी का जो दूसरा जो टाइप जो होगा उसको आप लिखोगे, वो लिखोगे कंपाउंड सेंटेंस, COMPOUND। आगे जो लिखोगे वो लिखोगे कंपाउंड सेंटेंस। ये थोड़ा समझने वाला होगा आपके लिए। कंपाउंड सेंटेंस की मैं बात करूं तो इसमें एक तो जो होगा ना वो होगा इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। एक तो जो होगा आपका वो होगा इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग बताना एक बार, ये भी पेपर में पूछ गई थी, लिख दो, आप भी लिख दो और तुम भी बता दो भाई एक बार, इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग बता दो शाबाश। इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग बताओ, लिख दी होगी आपने, ठीक है। इसमें आपने लिखा INDEPENDENT, यही तो लिखी होगी आपने, सही है? नहीं है ना? यही लिखी है, ये सही है, तो ये गलत नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लोज, इसमें एक तो जो होगा अपना वो क्या होगा इंडिपेंडेंट क्लोज, प्लस में जो लिखोगे ना दूसरा भी जो होगा वो क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। आप कहोगे सर क्लोज क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लोज और इसको हम क्या कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लोज। इसमें दो क्लोज होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। क्लोज क्या होता है सुनो, तो सेंटेंस हम पढ़ के आए थे ना, फिलहाल के लिए इसको ये मान लो सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं क्लोज बोलते हैं। वैसे क्लोज की मैं बात करूं आपके सामने, जिसके पास खुद का सब्जेक्ट और खुद का प्रेडिकेट होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं क्लोज बोलते हैं। आई समझ बात, सेंटेंस के पास भी तो खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही तो होता है, तो क्लोज फिलहाल के लिए आप ये मानो, ठीक है। स्पेलिंग सुदेश नेहरा, ठीक है, कविता के भी ठीक है। तो दोनों के आप ये मान सकते हो सेंटेंस को हम क्या कहेंगे क्लोज कहेंगे। आई समझ में बात, जैसे मैं एक सवाल लिखूं, आपके सवाल बाद में लिखूं, और भी शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता दूं। जब आप किसी सेंटेंस को कनेक्ट करते हो, इसको आप नोट डाल के लिखना चाहो तो डाल सकते हो। जब आप किसी भी सेंटेंस को कनेक्ट करते हो किससे, एंड से, एंड से नहीं तो किससे जोड़ते हैं हम मेरे भाई, एज वेल एज से जोड़ते हैं। या इसे में लिखना चाहो तो जैसे सो हो गया आपका, और भी लिखना चाहो तो एक और लिखा देयरफॉर हो गया। इसी तरीके से आप लिखना चाहो तो जैसे और हो गया, और एक वर्ड लिखा आपके सामने अदरवाइज। ये शॉर्टकट हो जाएगा, आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी कि इनसे जुड़ा होना सेंटेंस, तो वो क्या हो जाएगा आपका एक कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। जैसे और भी लिखना चाहो तो एक बट हो गया आपका, एक आपका येट हो गया, येट के साथ में लिखना चाहो तो जिसको हम कहेंगे वो कहेंगे स्टील, स्टील के साथ में लिखना चाहो तो नेवरदलेस लिख सकते हो, NEVRETHELESS, ठीक है। एक दो वर्ड और होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा आइदर और, नाइदर नोर, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो इनको भी, आइदर के साथ में क्या लगा दिया और, ठीक है। एक लिखा आपके सामने नाइदर के साथ में नोर लिखा, एक लिखा आपके सामने और एक और तो लिखवा ही दिया ना आपका, और एक लिखोगे आप इसमें नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो, बस नॉट ओनली के साथ में यूज करेंगे, वो किसका यूज करेंगे बट ऑल्सो। मेरे भाई इनसे यदि आप किसी सेंटेंस को कनेक्ट करते हो ना, इनसे आप किसी सेंटेंस को कनेक्ट करते हो, इनसे आप किसी सेंटेंस को कनेक्ट करते हो तो वो क्या हो जाएगा आपका एक कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। आई समझ बात, क्या हो जाएगा वो आपका एक कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। जैसे एक सवाल लिखूं, मैं कहूं आपके सामने, कलर चेंज कर लेता हूं, एक सवाल लिखूं आपके सामने, रोहन मेट मी, एक सवाल लिखूं मैं आपके सामने, ही गिव मी ए पेन, ये आपके सामने एक सवाल लिखा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, रोहन मेट मी ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसका अलग मीनिंग निकलता है, इसका अलग मीनिंग निकलता है, दोनों का अलग अलग मीनिंग निकल रहा है, तो इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस इंडिपेंडेंट क्लोज इज नोन एज कंपाउंड सेंटेंस। गेट माय पॉइंट और नोट, ओके। आप इसको कनेक्ट करोगे ना, जब इसको ठीक करोगे, जैसे आपने यहाँ पर एंड लगाया तो यहाँ पर ई की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक कह रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि आपने इस रोहन के लिए ई का यूज कर रखा था, लेकिन जैसे ही एंड से कनेक्ट किया, पहले वो दोनों सिंपल थे आपके इंडिपेंडेंट क्लोज थे, लेकिन एंड जैसे ही लगा दिया तो कौन सा सेंटेंस हो गया आपका एक कंपाउंड हो गया। करेक्ट सेंटेंस बना रोहन मेट मी एंड
गिव मी ए प्लान, ऐसे सवाल आपके एचसीएस के पीवाई की उठा के देखोगे ना, उसमें आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी पूछे जाते हैं। ठीक, डी ट्रिपल एस में आइडेंटिफाई करने के लिए पूछे जाते हैं कि कौन सा कंपाउंड आपका और कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई समझ में बात? ठीक है, जैसे एक सवाल और लिखूं मैं आपके सामने, इसी में मैं कहूं आपके सामने हरी अप, हरी अप एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, हरी अप, इसमें लिखूं आपके सामने यू विल मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन। अच्छा एक बात बताओ, दोनों के अलग अलग मीनिंग है ना, यू विल मिस द ट्रेन मीनिंग अलग, हरी अप जल्दी करो, दोनों की अलग मीनिंग होगी। इंडिपेंडेंट क्लोज होगी, जैसे आपने कनेक्ट किया किससे, एंड से, एंड से कनेक्ट किया तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, कंपाउंड हो जाएगा। आई समझ में बात? क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं तुम और बता दो, क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, यहाँ तक प्रोग्राम सेट है? आगे लिखोगे, थोड़ा सा और पढ़ा दें? ठीक है, फिर ये कल आते टॉपिक शुरू हो जाएगा, फिर नहीं तो फिर कल वो ये बातें दोबारा बतानी पड़ेगी आपकी। ठीक है, आगे जो लिखोगे इसमें एक पॉइंट और लिख लो और उसको कहोगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, आगे जो लिखोगे इसमें एक अगला जो लिखोगे और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, एक तो होगा वो होगा आपका मेन क्लोज और एक होगा आपका सब ऑर्डिनेट क्लोज होगा। ठीक है, एक तो जो होगा ना आपका, इसमें ध्यान रखना, मेन क्लोज, क्लोज क्या होता है, सेंटेंस को हम क्लोज बोलते हैं। और एक जो होगा आपका वो होगा सब ऑर्डिनेट क्लोज। ये सब ऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, ये होता है आश्रित वाक्य जिसको आप बोलते हो। ठीक है, डिपेंडेंट क्लोज जिसको बोलते हो। समझ में आएगी बात? अब इनको कनेक्ट कैसे करोगे, इनके लिए भी एक ट्रिक होती है कुछ शब्दों को कनेक्ट करने के लिए, कि आप किसी भी सेंटेंस को कनेक्ट कर दो हु हुम से। यहाँ पर लिस्ट तैयार कर देता हूँ, हु यदि आपके सामने लिखा मिले हुम, या आपके सामने लिखा मिले एज इफ, या आपके सामने लिखा मिले कौन सा शब्द आपका इफ नहीं तो हो सकता है वो आपके सामने लिख के दे दे एज सून एज, एज सून एज। ठीक है, इसी तरीके से आपके सामने लिख के दे दे, वो लिख के दे दे लिस्ट। ठीक है, LEST लिस्ट, या आपके सामने इसी तरीके से लिख के दे दो अनटिल, अनटिल, अनटिल के साथ में एक वर्ड और लिख देता हूं आपके सामने। ये पेपर में पूछी जाती हैं और ये उस एग्जामिनेशन में पूछी जाती है जिनकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, एकदम से वो पूछ लेगा आपसे। ठीक है, इसी तरीके से अदरवाइज वैन वाइल लिखना चाहो तो अदरवाइज लिख लो। एक और लिख सकते हो आप जिसको कहोगे वहन और वाइल, वहन और वाइल। यदि इनसे आप कनेक्ट करते हो ना मेरे भाई, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, इनसे कनेक्ट करते हो तो क्या हो जाएगा आपका, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपके सामने एक सवाल लिखूं, आई मेट ए मैन हु वाज एन इंजीनियर। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूं आई मेट ए मैन, इसका मीनिंग तो निकल रहा है, लेकिन इसको हटा दूं वाज एन इंजीनियर, क्या इसका मीनिंग कोई निकल रहा है, बताना एक बार। नहीं निकल रहा। तो ये आपका सब ऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लोज हो जाएगा। इसको तो हम कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लोज डिपेंडेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका मेन क्लोज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन का यूज करते हैं। समझ में आएगी बात? ठीक है, जैसे एक और लिखूं आपके सामने सवाल लिखूं, यू विल पास, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। ठीक है, यू वर्क हार्ड का मीनिंग बताना एक बार। तो सर ये तो मीनिंग गड़बड़ है, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। आपका एक तो क्या होगा इसमें मेन क्लोज होगा, और एक क्या हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ भाई बच्चों, टॉपिक शुरू करवा दे या कल करोगे? कल करेंगे, काफी लंबी होगी क्लास, अप्रोक्स 1.5 घंटे के करीब हो गया है। वैसे 1 घंटे का टाइम था, कोई नहीं बच्चों, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। चलो ये तो आपका कुछ बेसिक बातें थे कि इंट्रोडक्शन क्लास थे, कोई बात नहीं। लेकिन अब कल से टॉपिक शुरू करूंगा ना मैं आपको, तो बिल्कुल टॉपिक वाइज जितना करवा दिया ना डेली का डेली, उतना आपको ये दिखाऊंगा कि ये उस पेपर में पूछा गया था, ये PY के उठा रखे रिसेंटली एग्जामिनेशन के। ठीक है, पजल होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, खुल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, जैसे ये उठा रखे हमने PY की, सपोज करो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक शुरू करना है,
तो ये आपके सामने पीवाईक्यू मैंने बिल्कुल प्रॉपर रिसेंटली एग्जामिनेशन की लेके आया हूँ, और ये भी सिखाऊंगा कि सवाल आपके सामने एरर के सवाल हो तो इनको कैसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे। देखो ये सवाल जो लिख रखे हैं आपके सामने इस तरीके से, ये रिसेंटली एग्जामिनेशन के हैं कहीं ना कहीं, इनको भी हम सिखाएंगे। कोई डाउट है ऑनलाइन में तो आप पूछ सकते हो किसी भी बच्चे को। और आपको बैच में इनरोल करना है तो डॉक्टर अमित एकेडमी जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आप जाओगे पेड कोर्सेज में, वहां पर आपको बैच मिलेगा शकुंतला बैच के नाम से, और इसकी फीस जो है वो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, आपके नाम मात्र फीस है 599। ठीक है बच्चे, स्टे फिट स्टे हेल्दी, जय हिंद, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ठीक है, ठीक है बच्चों।